ये कहानियाँ काल्पनिक कथा पर आधारित है। इसमें वर्णित सभी पात्र, घटनाएं, स्थान, शक्तियाँ, परंपराएं और संवाद पूरी तरह लेखक की कल्पना हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, धर्म, धार्मिक आस्था, समुदाय, संस्कृति, राष्ट्र, राजनीतिक विचारधारा या ऐतिहासिक घटना से कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन, रचनात्मक अभिव्यक्ति और कल्पनात्मक अनुभव प्रदान करना है। इसका आशय किसी भी धर्म, धार्मिक भावना, राजनीतिक विचार, सामाजिक वर्ग या व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यदि कहानी में किसी प्रकार की समानता प्रतीत होती है तो वह पूर्णतः संयोग मात्र है। ये ऑडियो बुक किसी भी प्रकार की धार्मिक मान्यताओं, राजनीतिक मतों, सामाजिक विचारों या व्यक्तिगत विश्वासों को बढ़ावा देने, बदलने या प्रभावित करने का प्रयास नहीं करती। साथ ही ये किसी भी प्रकार की आर्थिक सलाह, निवेश मार्गदर्शन या वित्तीय निर्णयों के लिए उत्तरदायी नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि इस कथा को केवल एक कल्पनात्मक कहानी के रूप में सुनें और इसे वास्तविक जीवन, धर्म, राजनीति या आर्थिक निर्णयों से न जोड़ें। लेखक और प्रस्तोता किसी भी प्रकार की गलत व्याख्या, व्यक्तिगत निष्कर्ष या भावनात्मक प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस ऑडियो बुक को सुनकर आप एक काल्पनिक संसार की यात्रा करेंगे जहां वास्तविकता से परे केवल कहानी, भावनाएं और कल्पना का संसार है। अध्याय 124, दैवीय शक्तियों का प्रकटीकरण, खतरनाक और अनिश्चित। यह अभी हुआ है। जब उन्होंने ये फैंग को देखा कि उन्हें सचमुच यह एहसास हुआ कि स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी का व्यवहार कैसा होता है। एक अकेला व्यक्ति ही चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को वश में कर सकता था, जिससे वे अपना सिर भी नहीं उठा पाते थे। 4 छोरों वाला ड्रैगन देवता महान संरचना। स्थिति को निराशाजनक देखकर चारों ड्रैगन राजा जानते थे कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये फैंग उन सभी को मार डालेगा। उन्होंने अपना सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता सक्रिय कर दिया, एक भव्य संरचना जिसे केवल चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं की संयुक्त शक्ति से ही स्थापित किया जा सकता था। स्वर्ण ड्रैगन के नष्ट होने के बाद ड्रैगन वंश अपने बूढ़े, कमजोर, बीमार और विकलांग सदस्यों के साथ चारों समुद्रों की ओर पीछे हट गया। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने आत्मरक्षा के लिए अपनी पूंजी बढ़ाने के उद्देश्य से ऐसा किया। एक समय वे 10 लाख वर्षों के लिए एकांतवास में जाने के लिए एकत्रित हुए थे। अंततः इस संरचना का निर्माण हुआ। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं की वंश परंपरा, ड्रैगन वंश को एक बंधन के रूप में और गठन की शक्ति का उपयोग करते हुए ये चारों की दिव्य शक्ति को संयोजित कर सकता है। पृथ्वी की नसों की ड्रैगन क्यूई द्वारा संवर्धित, यह उनकी दिव्य शक्ति से दिव्य ड्रैगन को संघनित करने के लिए पर्याप्त था। उनके पास मध्य स्तरीय ताई स्वर्ण अमर स्तर की युद्ध शक्ति है। जैसे ही चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं की भीषण गर्जना थम गई, उन सभी की छाती पर अजगर के पैटर्न वाला एक निशान दिखाई दिया। आओ बुआन का ड्रैगन नीला था, आओ किन का ड्रैगन लाल था, आओ शुन का ड्रैगन काला था और आओ रन का ड्रैगन सफ़ेद था। उनकी छाती से ड्रैगन की ये 4 आकृतियां निकलीं, एक दूसरे पर आच्छादित होना और आपस में मिल जाना। इसके साथ ही उनके पीछे ड्रैगन पैलेस के ठीक केंद्र से श्वेत ड्रैगन ऊर्जा का एक उग्र प्रवाह फूट पड़ा। ये पूरे 1 लाख झांग लंबा था, भयंकर दहाड़ते और पंजे मारते हुए यह उन 4 ड्रैगन पैटर्न के साथ मिलकर एक हो गया। गर्जन, एक स्पष्ट और गूंजती हुई अजगर की दहाड़ सुनाई दी, चारों जंगली इलाकों को हिलाते हुए समुद्र का पानी हिंसक रूप से मथने लगा। उसके बाद ड्रैगन क्यूई चारों ड्रैगन पैटर्न के साथ विलीन हो गई। ये वास्तव में एक भौतिक इकाई में परिवर्तित हो गया। अथाह ड्रैगन की शक्ति और राजसी आभा पूर्वी सागर में फैल गई। जब प्रकाश बिखर गया, ये फैंग के सामने एक बहुरंगी, चमकदार दिव्य ड्रैगन प्रकट हुआ। हरे रंग के अजगर का सिर, काले रंग के अजगर का शरीर, लाल रंग के अजगर के पंजे, सफ़ेद रंग के अजगर के सींग। यह अजगर, इससे ये फैंग कुछ हद तक अवाक रह गया। ये पूरी तरह से बेमेल था। अज्ञानी मनुष्य जो आकाश और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानता, मेरे पूर्वी सागर ड्रैगन महल में घुसपैठ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपनी जान बचाकर जाओ। आओ बुआन की आवाज़ अजगर के सिर से आई। ये फैंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा वास्तव में अब अपने मूल स्थान पर नहीं थे। वे सभी इस बहुरंगी, चमकदार विशालकाय ड्रैगन के शरीर में समाहित हो गए थे। कितनी बदसूरत मटमैली मछली है, ये फैंग ने उपहास किया। अगले ही पल विशालकाय अजगर की पूंछ आश्चर्यजनक गति से ये फैंग की ओर बढ़ी। उस भयानक बल ने आसपास के समुद्री जल को विस्फोटक फुहारों में बदल दिया। समुद्र की सतह पर 10,000 झांग के विशाल जलप्रपात फूट पड़े, सीधे आसमान की ओर उड़ान भरते हुए। सुनहरी रोशनी की एक चमक, ये फैंग की आकृति पल भर में अपने स्थान से गायब हो गई। हालांकि उसने अपने शब्दों से विशालकाय ड्रैगन का उपहास किया, वह अपने मन में पूरी तरह से केंद्रित और सतर्क था। उस विशालकाय अजगर से निकलने वाली भयावह आभा लाल नितंब वाले घोड़े बंदर की आभा से भी कहीं अधिक भयंकर थी। ये फैंग ने इस विशालकाय ड्रैगन का अनुमान लगाया। उसमें मध्य चरण के ताई गोल्डन इमॉर्टल के बराबर शक्ति होनी चाहिए। इसे बिल्कुल भी कम करके नहीं आंका जा सकता था।
जल्द ही जीवन और मृत्यु का संघर्ष छिड़ जाएगा। बूम! अजगर की मोटी पूंछ समुद्र तल पर जोर से टकराए। पल भर में आकाश ढह गया और धरती फट गई। समुद्र का पानी हिंसक रूप से मथने लगा। समुद्र तल में सीधा विस्फोट हो गया। एक अथाह खाई प्रकट हुई। समुद्र का पानी अंदर आते ही कलकल की आवाज करने लगा। उतराना! जैसे ही दूर से ये फैंग की आकृति दिखाई दी, उसने तुरंत जोर से चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद पर्वत को हिलाने वाला चाबुक लगातार झूल रहा था। एक के बाद एक लाख झांक के पर्वत जमीन से उठते चले गए, विशालकाय ड्रैगन की ओर तेजी से बढ़ते हुए। धड़ाम धड़ाम! विशालकाय अजगर की पूंछ तेजी से बाहर निकली। वे पहाड़ सीधे सीधे चकनाचूर हो गए। ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे का एक विशालकाय ड्रैगन अतुलनीय रूप से भयानक था। यहाँ तक कि ये फैंग ने पर्वत, गतिमान कोड़े और त्यानगैंग दिव्य क्षमता से पहाड़ों को भी नियंत्रित किया था। इस विशालकाय ड्रैगन के लिए खतरा पैदा करने में उन्हें काफी संघर्ष करना पड़ा। बूम! उस विशालकाय अजगर ने अपना मुंह खोल दिया। पहाड़ों जितनी घनी बिजली की चमक। उसने सीधे तौर पर सभी पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया। इसकी शक्ति उस समय की तुलना में अनगिनत गुना अधिक थी जब पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा ने इसे प्रकट करने के लिए एक आध्यात्मिक खजाने का उपयोग किया था। इन दैवीय वज्रपातों से जब सभी पर्वत चकनाचूर हो गए, अपनी गति को बरकरार रखते हुए वे ये फैंग की ओर बढ़े। वह अत्यंत हिंसक, विनाशकारी शक्ति। इससे ये फैंग का पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया। उन्हें एक बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। वूश! त्यानई ट्रू वाटर से बना एक गहरे नीले रंग का जल पर्दा ये फैंग के सामने खड़ा था। पर्वत श्रृंखलाओं के समान घनी बिजली की चमक उस पर भयंकर रूप से गिरी। त्यानई नदी का सच्चा जल उग्र रूप से मथने लगा। लेकिन सौभाग्यवश त्यानई ट्रू वाटर के भीतर 12 ऐसे दिव्य मोती थे जो समुद्र को शांत करते थे, जिससे त्यानई ट्रू वाटर की रक्षात्मक शक्ति में काफी वृद्धि होती है। दिव्य लोहे के समान कठोर, इसने इन दिव्य वज्रपातों को रोक दिया। निकालना! जब उन सभी बिजली के झटकों को रोक दिया गया, ये फैंग की इच्छाशक्ति के कारण त्यानई का सच्चा जल पीछे हट गया। लेकिन उसने समुद्र को शांत करने वाले 12 दिव्य मोतियों को अपने हाथ में बुला लिया। ये फैंग के शरीर में 9 क्रांतियों की गहन कला बेतहाशा घूमने लगी। साथ ही ड्रैगन को वश में करना और बाघों को वश में करना दैवीय क्षमता भी सक्रिय हो गई थी। ये फैंग की शक्ति एक अकल्पनीय स्तर तक बढ़ गई। एक ही समय पर उनमें स्वर्णिम अराजकता दिव्य शक्ति भी डाली गई थी। जाना! ये फैंग ने अपना हाथ पूरी तरह से घुमाया। उसने अपने हाथ में मौजूद समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों को अत्यधिक बल से फेंका। वूश! ये फैंग की दिव्य शक्ति से संवर्धित समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती सुनहरी रोशनी की धारा में परिवर्तित हो गए। शून्य को भेदते हुए वे पल भर में 10 लाख मीटर की दूरी तय कर लेते हैं और तेजी से विशालकाय ड्रैगन के करीब पहुंच जाते हैं। समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती अंततः एक उच्च श्रेणी का सहज आध्यात्मिक खजाना थे। हालांकि ये फैंग ने उनकी 5 रंगों वाली चमक को सक्रिय करने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग नहीं किया। केवल अपने शारीरिक बल पर निर्भर रहते हुए और उल्कापिंडों के समान भारी समुद्र को शांत करने वाले इन दिव्य मोतियों को फेंकते हुए अराजकता की दिव्य शक्ति द्वारा त्वरित वह भयानक शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। यहाँ तक कि पूर्व में 10 लाख झांक के आकार का टोंगबाई पर्वत भी इस प्रहार से चकनाचूर हो जाता। गर्जन! उस विशालकाय अजगर के शरीर पर समुद्र को शांत करने वाले एक दिव्य मोती का प्रहार हुआ। ये बुरी तरह कांप रहा था। त्वचा के बड़े बड़े टुकड़े बिखर गए। उसी समय चमकीला लाल खून रिसने लगा। इससे पहले कि यह विशालकाय ड्रैगन कोई प्रतिक्रिया कर पाता, समुद्र को शांत करने वाले दूसरे और तीसरे दिव्य मोती शीघ्र ही एक के बाद एक आ पहुंचे। विशालकाय अजगर को 2 और वार सहने के बाद उसके सिर पर स्थित सफेद ड्रैगन के सींगों से एक तेज चमकदार रोशनी निकली। इसके सामने का समुद्री जल पल भर में जमकर ठोस बर्फ बन गया। शेष बचे हुए समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोती, हालांकि वे इस बर्फ को ऐसे तोड़ते चले गए जैसे गर्म चाकू मक्खन को तोड़ता है। उनकी ताकत में भारी कमी आई। अजगर की मोटी लंबी पूंछ क्षैतिज रूप से फैली हुई थी। उसने तुरंत ही समुद्र को शांत करने वाले शेष 9 दिव्य मोतियों को वापस फेंक दिया। हालांकि विशालकाय ड्रैगन की पूंछ पर भी मांस और खून का एक बड़ा टुकड़ा बिखर गया था। इसने वास्तव में समुद्र को शांत करने वाले दिव्य मोतियों की शक्ति को रोक दिया था। ऐसा नहीं था कि ये फैंग पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। बात सिर्फ इतनी सी थी कि दोनों के बीच खेतीबाड़ी के तरीकों में बहुत बड़ा अंतर था। एक विशाल क्षेत्र एक अभेद्य खाई के समान था। इसके ऊपर एक छोटा सा चरण जोड़ना तो दूर की बात है। इसके अलावा ड्रैगन वंश मूल रूप से एक दुर्जय जाति थी। इन चारों सच्चे ड्रैगनों को मिलाकर, हालांकि वे गोल्डन ड्रैगन से तुलना नहीं कर सकते थे, फिर भी वे आदिम जगत में याओ जाति के अधिकांश लोगों को पछाड़ देने के लिए पर्याप्त थे। ये फैंग की दिव्य सोच में हलचल हुई। उसने समुद्र को शांत करने वाले 12 दिव्य मोती और 3 नोक वाली दोधारी तलवार को पुनः प्राप्त किया। इसके बजाय उसने देवता का वध करने वाला भाला निकाल लिया।
ये फैंग ने अनुमान लगाया। इस विशालकाय ड्रैगन की कठोरता को देखते हुए 3 नोक वाली दोधारी तलवार से गंभीर क्षति पहुंचाने में संभवतः कठिनाई होगी। वह केवल देवता का वध करने वाले भले पर ही अपनी आशाएं टिका सकता था, जो संहार का खजाना था। गर्जन, विशालकाय अजगर दहाड़ा, उसका विशाल शरीर मुड़ गया और वह ये फैंग की ओर झपटा। बूम! उस विशालकाय अजगर ने अपना मुंह खोल दिया। पर्वत श्रृंखलाओं के समान घनी प्रचंड प्रकाश की किरणें बाहर निकलीं। इसके साथ ही इसके दोनों अजगर सींगों से रुक रुक कर निकलने वाली सफ़ेद बर्फीली दिव्य रोशनी भी थी। ये फैंग तुरंत खतरे से घिर गया और कई बार अजगर की पूंछ से बह जाने से बाल बाल बचा। अजगर की पूंछ से उठती तेज आंधी ही गुजर रही थी। इससे ये फैंग के शरीर में हल्का दर्द हुआ। बूम! ये फैंग को अचानक अपने चेहरे की ओर झुलसा देने वाली गर्मी की एक लहर महसूस हुई। जिस क्षण वे एक दूसरे के पास से गुजरे, उस विशालकाय अजगर ने ये फैंग की ओर अपना एक बड़ा सा पंजा बढ़ाया। ड्रैगन का पंजा प्रज्वलित समाधि की सच्ची अग्नि से जल उठा। ये फैंग को पूरी तरह से अपने अंदर समाहित कर लिया। अध्याय 125, 23 स्वर्ण अमर के समान शक्ति वाला एक विशालकाय ड्रैगन। इस समाधि की वास्तविक अग्नि का तापमान, क्योंकि अब उस विशालकाय ड्रैगन की ताकत मध्यस्तरीय 23 स्वर्ण अमर स्तर के बराबर हो गई थी। तापमान में भी काफ़ी वृद्धि हुई थी। जैसे ही यह पंजा नीचे आया, ये फैंग के चारों ओर 10,000 फीट तक फैला समुद्री जल पल भर में वाष्पीकृत होकर हवा में गायब हो गया। ये फैंग के वर्तमान शारीरिक स्वास्थ्य के बावजूद भी उसे असहनीय गर्मी महसूस हो रही थी, मानो उसे जिंदा ही भून दिया जाने वाला हो। विश्व का नाश करने वाला काला कमल। ये फैंग के एक विचार के साथ उनके निवान महल से एक काला कमल का फूल उड़कर बाहर आया। कमल में कुल 9 पंखुड़ियां थीं, जिनमें से प्रत्येक पर अविश्वसनीय रूप से नाजुक पैटर्न बने हुए थे, बैंगनी काले रंग की चमक उत्सर्जित करते हुए। ये फैंग कमल के आसन पर खड़ा था। 9 कमल की पंखुड़ियां उसे चारों ओर से घेरे हुए थीं। धमाका! अगले ही पल भीषण गर्मी की लहर ने दुनिया को नष्ट करने वाले काले कमल की पंखुड़ियों पर जोरदार प्रहार किया। काले कमल की पंखुड़ियां बिना किसी अंतराल के पूरी तरह से एक साथ फिट हो जाती हैं। समाधि की अग्नि का तापमान चाहे कितना भी बढ़ जाए, ये फैंग को अंदर से जरा भी असुविधा महसूस नहीं हुई। बाहर से संसार को नष्ट करने वाला काला कमल घोर काला था, मानो इसे स्याही में भिगो दिया गया हो। अंदर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ये फैंग के लिए संसार को नष्ट करने वाले काले कमल के भीतर रहते हुए वह बाहर की हर चीज को स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये फैंग के दिव्य चिंतन के नियंत्रण में विश्व को नष्ट करने वाला काला कमल ज्वालाओं से बाहर निकला और फिर ये फैंग द्वारा इसे वापस ले लिया गया। यद्यपि इस विश्व विनाश करने वाले काले कमल की रक्षात्मक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी, दैवीय शक्ति की खपत वास्तव में बहुत अधिक थी। अभी अभी खतरनाक स्थिति से बच निकलने के बाद ये फैंग और भी अधिक सतर्क हो गया। उसने 12 समुद्री शांतिदायक दिव्य मोतियों द्वारा स्थिर किए गए तियानई ट्रू वाटर का उपयोग करके विशालकाय ड्रैगन के अधिकांश हमलों का सामना किया। धमाका! उस विशालकाय अजगर ने अपना रक्तरंजित मुंह फिर से खोल दिया। तेज और हिंसक बिजली की लकीरें उगलते हुए ये फैंग ने तियानई ट्रू वाटर को अपने सामने अवरोधक के रूप में इस्तेमाल किया, बिजली की शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित और अलग कर देना। लेकिन उस क्षण अजगर के सींगों से एक सफ़ेद दिव्य प्रकाश निकला और तियानई के सच्चे जल में समा गया। तियानई का असली पानी पल भर में बर्फ में जम गया। बिजली की तेज बौछार के कारण इसके बड़े बड़े टुकड़े चटकने और बिखरने लगे, और जैसे ही बिजली तियानई ट्रू वाटर को पूरी तरह से भेदने वाली थी, ये फैंग के हाथ से खून जैसे लाल रंग की प्रकाश की एक धारा निकली, मानो शून्य लोक को भेदते हुए। इसने पलक झपकते ही अजगर के एक सींग को छेद दिया, जिससे वह खून से लथपथ हो गया। ये फैंग के लिए उस श्वेत हिमांक दैवीय क्षमता से उसे सबसे बड़ा खतरा था। यद्यपि बिजली बहुत तेज थी और उसकी विनाशकारी शक्ति बहुत अधिक थी, ये फैंग गोल्डन लाइट एस्केपिंग द अर्थ का उपयोग कर रहा है, फिर भी उसे मारना इतना आसान नहीं था। इसके विपरीत ये वह जमा देने वाली दिव्य क्षमता थी जिससे उसे बंधन महसूस हुआ। हर पल सतर्क रहना पड़ता है। उसे डर था कि वह किसी भी समय इसके चंगुल में आ सकता है। सौभाग्यवश ये फैंग ने इस अवसर का लाभ उठा लिया था। अजगर के एक सींग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर देना। अब जबकि फ्रीजिंग तकनीक विफल हो गई थी, वह अपनी पूरी ताकत से अभिनय कर सकता था। धर्म शरीर अभिव्यक्ति। ये फैंग जोर से चिल्लाया। उसका शरीर तेजी से फूलने लगा, जब तक कि वह 50 से 60 हजार फीट लंबा एक विशालकाय व्यक्ति नहीं बन गया। उनका शरीर बेहद गठीला और मजबूत था। उनकी सुगठित मांसपेशियां, वे उसके पूरे शरीर पर पहाड़ियों की तरह ढेर हो गए थे। एक नज़र में उस भयावह विस्फोटक शक्ति को महसूस किया जा सकता था। विशालकाय ड्रैगन के भीतर समाहित चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा स्तब्ध रह गए। एक स्वर्णिम अमर का धर्म शरीर प्रकटीकरण। स्पष्ट रूप से उसकी ऊंचाई केवल 10,000 फीट होनी चाहिए थी, फिर भी प्रतिद्वंद्वी की आकृति सामान्य से कहीं अधिक थी।
50 से 60,000 फीट तक की ऊंचाई तक पहुंचना। सिर्फ इसी आधार पर स्वर्ण अमर लोक में कौन उससे लड़ सकता है। मानव जाति का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ये फैंग के असाधारण स्वभाव को देखने के बाद चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के हृदयों में भावनाओं की 10,000 लहरें उठ उठीं। जिस जाति को वे पहले नीचा समझते थे, वही जाति उन चारों में भय पैदा करने लगी। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए दोनों पक्ष पहले से ही एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे, भले ही वे रुकने को तैयार हों। 20 अरब मनुष्यों का रक्त प्रतिशोध। इसका मतलब ये था कि स्वर्गिक न्यायालय का दानव वशीकरण मार्शल, मानव जाति का अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति, उन्हें जाने नहीं देगा। उसे मार डालो। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने अपने हृदय कठोर कर लिए। अंत तक जाने का निर्णय लेना। वे ये फैंग को तब मार डालेंगे जब वह अभी भी स्वर्ण अमरता के शिखर स्तर पर होगा। अन्यथा एक बार जब ये फैंग ने ताई गोल्डन इमॉर्टल का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया, चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं का अनुमान था कि उनके द्वारा ज्यादा परेशानी पैदा करने की संभावना 80% नहीं थी। उनके पास तो जान की बाजी लगाकर लड़ने के लिए पर्याप्त पूंजी भी नहीं होगी। उस 1 लाख फुट लंबे विशालकाय अजगर के आक्रामक रवैये का सामना करते हुए ये फैंग ने अपना बड़ा हाथ खोला। देवता का वध करने वाला भला वापस उड़ गया। जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में पकड़ा, वह एक पर्वत श्रृंखला के आकार का हो गया। गर्जन। ये फैंग द्वारा त्यानगेंग दिव्य क्षमता, ड्रैगन को वश में करने और बाघों को वश में करने का प्रयोग करने पर एक ड्रैगन की चीख और एक बाघ की दहाड़ की आवाज गूंज उठी। उसी समय उसकी भुजाओं में एक बार फिर एक हिस्सा सूज गया और उसका रंग गहरा नीला हो गया। किसी राक्षस की भुजाओं की तरह वे बेहद आकर्षक थीं, एक भयावह और भयंकर आभा उत्सर्जित करते हुए। ये फैंग जानता था कि केवल धर्म शरीर अभिव्यक्ति की शक्ति पर निर्भर रहना उस विशालकाय ड्रैगन का मुकाबला करने के लिए अभी भी पर्याप्त नहीं था। लेकिन 2 दिव्य क्षमताओं का एक साथ उपयोग करके उसने पल भर में अपनी शारीरिक शक्ति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। एक ही समय पर उसकी छाती पर बना सुनहरा कुंडलीदार अजगर भी उड़ गया, ये फैंग के पीछे चक्कर लगाते हुए। इससे वह असाधारण रूप से वीर प्रतीत हुआ, जैसे युद्ध का कोई देवता दुनिया पर अवतरित हो रहा हो। इस मध्य श्रेणी के उत्तर आकाशीय आध्यात्मिक खजाने की शक्ति पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। इससे उसकी रक्षात्मक क्षमता में काफी वृद्धि होती है। और अब 1 लाख फुट लंबा विशालकाय अजगर पहले से ही अपने शरीर को मरोड़ रहा था। वह दहाड़ते हुए ये फैंग की ओर बढ़ा। हजारों मील के दायरे में समुद्र का पानी उथल पुथल हो गया और ऐसा लगा मानो दुनिया घूमने लगी हो। समुद्र की सतह पर बिजली चमक रही थी, गरज हो रही थी और भयंकर तूफान आ रहा था, जो काफी डरावना था। उस विशालकाय अजगर ने एक बार फिर दुनिया को तबाह करने वाली बिजली की लकीरें उगलीं। बिजली की प्रचंड शक्ति से आसपास के विशाल पहाड़ सीधे टुकड़े टुकड़े हो गए, जो बेहद भयावह था। इस बार ये फैंग ने इससे बचने या इसे टालने की कोशिश नहीं की। वह विशालकाय अजगर की ओर बढ़ा, साथ ही उसने अपने हाथ में मौजूद देवता वध करने वाले भाले को ऊपर उठा लिया। बूम क्रैकल, बिजली की लकीरें ये फैंग पर गिरीं, लेकिन सुनहरा अजगर ये फैंग के पीछे चक्कर लगा रहा था। वह हिलने लगा और लाल सुनहरे रंग का कुंडलित अजगर कवच चमकदार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। बिजली की अधिकांश शक्ति को बाहरी क्षेत्र में ही सीमित कर देना। लाल सुनहरे रंग का कुंडलित अजगर कवच चटक रहा था और उस पर चमकीली बिजली नाच रही थी, और तुरंत ही जले हुए धब्बे दिखाई देने लगे। वह बिजली की शक्ति जिसे लाल सुनहरे रंग के कुंडलित ड्रैगन कवच भी सहन नहीं कर सका। सभी वार ये फैंग के शरीर पर हुए, जिससे उसे पूरे शरीर में असहनीय दर्द हो रहा था। उसके शरीर पर कई बारीक दरारें दिखाई दीं, हालांकि खून की एक बूंद भी नहीं बही, क्योंकि इसे तुरंत भूनकर सुखा दिया गया था। हालांकि उसके शरीर पर चोट लगी थी, लेकिन ये फैंग की हरकतें नहीं रुकीं। पर्वत श्रृंखला के समान मोटा, देवता का वध करने वाला भाला लहरों को चीरते हुए भारी प्रहार से नीचे गिरा, बिजली की लकीरों को दोनों ओर गिराते हुए। उसी समय खून जैसे लाल ठंडे प्रकाश से चमकता हुआ भाले का सिरा अजगर के सिर की ओर नीचे उतरने लगा। धड़ाम, टक्कर की एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। विशालकाय अजगर को ये फैंग के भाले से जोरदार प्रहार लगा। अजगर का भारी भरकम शरीर बुरी तरह कांप उठा और जिस हिस्से पर चोट लगी थी वह धंस गया। बहुत अधिक मात्रा में खून बह निकला, साथ ही भाले की नोक पर मौजूद मारक क्षमता, साथ ही यह ऊर्जा अजगर के शरीर में भी तेजी से प्रवेश कर गई और उसकी आंतरिक शक्ति को तेजी से नष्ट करने लगी। विशालकाय अजगर दर्द से कराह उठा और अपना शरीर मरोड़ने लगा। उसकी मोटी अजगर जैसी पूंछ ने दुनिया को नष्ट करने वाली शक्ति के साथ प्रहार किया। ये फैंग मूल रूप से उस हमले को रोकने के लिए देवता वध भाले को पीछे खींचना चाहता था, लेकिन जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह ये था। तभी अचानक विशालकाय अजगर के पंजे ने भाले के डंडे को पकड़ लिया। उसी समय समाधि की सच्ची अग्नि भी भाले के डंडे के साथ नीचे की ओर फैल गई। ये फैंग के पास केवल इतना ही समय था कि वह त्यानई ट्रू वाटर को सक्रिय करके देवता वध करने वाले भाले के निचले आधे हिस्से को रोक सके।
समाधि की सच्ची अग्नि और तियानई का सच्चा जल एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। सिसल, जहां दोनों मिले वहां से भारी मात्रा में सफ़ेद भाप उठी। समाधि की वास्तविक अग्नि अवरुद्ध हो गई थी और नीचे प्रवाहित नहीं हो पा रही थी। लेकिन उस क्षण अजगर की मोटी पूंछ ये फैंग के शरीर पर जा टकराए। धड़ाम, चटकने की आवाज़, टक्कर की धीमी आवाज़ और हड्डी के टूटने की तेज आवाज़ एक साथ गूंज उठी। अध्याय 126, युद्ध का अंत। ये फैंग के कदम बार बार लड़खड़ा रहे थे। कई पसलियां पल भर में टूट गईं। एक भयानक विशाल शक्ति उसके शरीर में समा गई, जिससे उसके आंतरिक अंगों को आघात पहुंचा। उसके गले में मीठा सा स्वाद उभर आया। वह खुद को रोक नहीं पाया और उसने मुंह भरकर खून की उल्टी कर दी। देखते हैं पहले कौन मरता है। ये फैंग भी निर्दयी हो गया। उसके पूरे शरीर से हत्या का इरादा फूट पड़ा और उसके चारों ओर घूमने लगा। उसकी मजबूत भुजाओं में बल लगा हुआ था, मांसपेशियां उभरी हुई थीं, नसें साफ दिखाई दे रही थीं। ये फैंग ने अपने हाथ में भाले के डंडे को घुमाया, भाले की नोक को विशालकाय अजगर के शरीर की ओर निर्देशित करते हुए। तब उन्होंने अपनी सारी दिव्य शक्ति इसमें लगा दी। एक विचार के साथ उन्होंने सील की 36 परतों को सीधे ही मुक्त कर दिया, जिससे देवता वध करने वाले भाले को सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने की शक्ति पुनः प्राप्त करने की अनुमति मिलती है। ये फैंग की वर्तमान स्वर्णिम अमरता के शिखर के साथ खेती। इसके साथ ही उसके भीतर की दिव्य शक्ति अराजकता की दिव्य शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। वह पहले जैसा बिल्कुल नहीं रह चुका था। अब पहले जैसा नहीं रहा, जहां सर्वोच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने में हेरफेर करने से उसे केवल एक ही प्रहार के बराबर शक्ति प्राप्त हुई। देवता वध करने वाले भाले के डंडे पर बने पैटर्न एक बार फिर खून की तरह बहने लगे। भारी मात्रा में मारक क्षमता भाले की नोक की ओर केंद्रित हो गई। खून जैसी लाल रोशनी फूट पड़ी। इतनी कम दूरी पर इस विशालकाय ड्रैगन को प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला, इससे पहले कि ईश्वर का वध करने वाले भाले से निकली दिव्य चमक उसे भेद देती। आगे से पीछे तक छेदा हुआ मांस और खून पिघल रहा था। अराजकता के हरे कमल से उत्पन्न देवता वध करने वाला भाला वध का एक प्राकृतिक खजाना है। पिछले कुछ 100 वर्षों में ये फैंग के लगातार युद्धों के बाद उस देवता का वध करने वाले भाले ने अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं का खून पी लिया था। इसके भीतर की मारक क्षमता लगातार भयावह होती जा रही थी। अब अजगर के शरीर में छेद हो जाने के बाद असीम मारक क्षमता पल भर में उसके शरीर में समा गई। इसकी जीवंतता को बेरहमी से नष्ट कर रहा है। शरीर में सल्फ्यूरिक एसिड के प्रवेश करने की तरह इसने विशालकाय अजगर को लगातार विलाप करने के लिए मजबूर कर दिया। ड्रैगन महल के भीतरी भाग से ड्रैगन की ऊर्जा की एक और धुंधली सफ़ेद धारा बाहर निकली, जो ड्रैगन के शरीर की मरम्मत करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन घाव में इतनी घातक शक्ति भरी हुई थी कि वह ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत अधिक मात्रा में रक्त बह निकला। इसके आसपास के समुद्री जल को लाल रंग से रंगना। गर्जन, उस विशालकाय ड्रैगन के शरीर में हिंसक और घातक शक्ति बेतहाशा फैल गई। ये जहां भी गुजरता मेरिडियन टूट जाती और मांस गल जाता। यहां तक कि अजगर की हड्डियों में भी बारीक दरारें पड़ गईं। पीड़ा से कराहता हुआ विशालकाय अजगर, और ये देखकर कि उसका घाव ठीक नहीं हो पा रहा है। इसकी जीवंतता में भी तेजी से गिरावट आ रही है। मुझे पता था कि यह स्थिति ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती। एक बार जब 4 छोरों वाले ड्रैगन गॉड ग्रेट फॉर्मेशन का विघटन हो गया तो उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये फैंग का सामना करना निश्चित मृत्यु के समान होगा। इस बारे में सोचते हुए चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा भी अपने हृदय में निर्दयी हो गए। उनकी चोटों की अनदेखी करते हुए उन्होंने मिलकर ये फैंग पर उन्मादपूर्ण हमला किया। बिजली, समाधि, सच्ची अग्नि, यहाँ तक कि शेष बचे एकमात्र ड्रैगन सींग से भी मुश्किल से सफ़ेद प्रकाश की धाराएं निकल रही थीं। धमाका, गड़गड़ाहट, टक्कर, पूर्वी सागर का तल बिजली की चमक और गरज के साथ बहता हुआ प्रतीत हुआ। समुद्र की सतह पर भी कई भयावह घटनाएं दिखाई दीं। इससे द यू और अन्य लोग मन ही मन चिंतित होकर ये फैंग की वर्तमान स्थिति को देखने लगे। गुवान यू और दानव दमन सेना के बीच तनाव चरम सीमा तक पहुंच गया था, लेकिन अपने दिल में उन्हें दृढ़ विश्वास था। उनका मार्शल अजेय था। पिछले 200 से अधिक वर्षों में मार्शल ने उन्हें निचले लोक में याओ जाति के खिलाफ विजय प्राप्त करने का नेतृत्व किया था। उन्होंने अनगिनत शक्तिशाली शत्रुओं को पराजित किया था। दानव वशीकरण सेना के हृदय में उनके दिलों में वह एक आस्था के समान थे। दायु के चेहरे पर भी बेहद गंभीरता थी। उसके हाथ कसकर आपस में जुड़े हुए थे, समुद्र तल से फूटती बिजली को निहारते हुए। दूर से देखने पर भी इससे उसकी आत्मा कांप उठी। वह विशाल भयावह ऊर्जा, यदि इसकी एक भी बत्ती लग जाए तो इसका परिणाम निश्चित रूप से शरीर और दाव दोनों का विनाश होगा। पूर्वी सागर की गहराई में ये फैंग और उस विशालकाय ड्रैगन के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। भयानक ऊर्जा लाखों मील तक फैल गई। आसपास के इलाके में ड्रैगन कबीले के अनगिनत सदस्य मारे गए या घायल हो गए। ऊर्जा के एक ही झटके से वे पूरी तरह से खून की बारिश में तब्दील होकर फट जाएंगे।
देवता वध करने वाले भाले से भारी क्षति झेलने के बाद चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा ये फैंग को इसे दोबारा सक्रिय करने से रोकने के लिए अपनी बिजली और बर्फीली रोशनी का इस्तेमाल कर रहे थे। साथ ही उन्होंने अपने 1 लाख झांक के अजगर जैसे शरीर को ये फैंग के चारों ओर लपेट लिया और उसे कुचलकर मार डालने का प्रयास किया। लेकिन इसके बावजूद विशालकाय ड्रैगन के शरीर पर लगे घाव और भी गहरे होते गए। ये फैंग ने भाले की नोक का इस्तेमाल करके उसके एक अजगर के पंजे को जिंदा ही काट डाला। हालांकि ये फैंग को भी गंभीर चोटें आईं। उसके युद्ध कवच पर 10 से अधिक गहरी दरारें पड़ गईं। एक अजगर का पंजा, जिसमें आओकिन के एग्निरन के स्पिरिट ट्रेजर भाले का अंश समाहित है, लगभग लाल सुनहरे रंग के कुंडलित ड्रैगन कवच को चीरते हुए निकल गया। उसकी जांघ पर, जहां कवच नहीं था, मांस का एक बड़ा टुकड़ा खरोंच कर अलग कर दिया गया, जिससे सफ़ेद हड्डी के टुकड़े दिखाई दिए। उसकी हालत बेहद दयनीय थी। ये कहा जा सकता है कि ये फैंग ने अपने पदार्पण के बाद से अब तक की सबसे कठिन लड़ाई लड़ी है। प्रतिद्वंदी की साधना उससे कहीं अधिक उन्नत थी। इसके अलावा इसमें चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के शारीरिक गठन का मिश्रण था। मध्य चरण ताई गोल्डन अमर के भीतर भी उस क्षेत्र में इसके कुछ ही प्रतिद्वंद्वी थे, और ये फैंग ने तो अभी तक ताई गोल्डन इमॉर्टल का दर्जा भी हासिल नहीं किया था। अभी तक क्षेत्र में नहीं है। इस विशालकाय ड्रैगन के हताश और जान जोखिम में डालने वाले जवाबी हमले के तहत ये फैंग को वास्तव में गंभीर चोटें आईं। घायल होने के बावजूद ये फैंग को कोई डर नहीं लगा, बल्कि इससे उसकी क्रूरता और बर्बरता और भी बढ़ गई। मुझसे दूर हो जाओ, ये फैंग दहाड़ा अवसर का लाभ उठाया और अपने हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले के साथ हमला बोल दिया। 1 लाख झांक के विशालकाय अजगर को सीधे हवा में उड़ा देना। अगर यह पहले की बात होती तो ये फैंग को स्वाभाविक रूप से इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती। लेकिन उस विशालकाय ड्रैगन की वर्तमान स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा खराब थी। उसका पूरा शरीर गहरे लाल रंग के धारियों से ढका हुआ था, मकड़ी के जाले की तरह एक भयावह दृश्य। उसका शरीर टूटने की कगार पर था। उस देवता का वध करने वाले भाले की मारक क्षमता पहले ही विशालकाय अजगर के पूरे शरीर में समा चुकी थी। इसकी जीवंतता लगभग पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। चीनी मिट्टी के टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई किसी चीज़ की तरह ये देखने में भयावह लग रहा था, मानो ये किसी भी क्षण बिखर सकता हो। सर्वोच्च श्रेणी के सहज आध्यात्मिक खजाने का आतंक ऐसा ही था। दिव्य कलाकृति, देवता वध करने वाला भाला। हालांकि विशालकाय ड्रैगन की साधना ये फैंग की साधना से कहीं अधिक थी, फिर भी भाले से घायल होने के बाद भी वह मौके पर ही नहीं मरा। यह अपनी जबरदस्त साधना और शारीरिक शक्ति के बल पर कुछ क्षण तक टिक सकता था, लेकिन अब तक फिर भी वह हार और मृत्यु के भाग्य से नहीं बच सका। मेरे लिए मरो, ये फैंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, क्योंकि उसे पता था कि वह क्षण आ गया है। तुरंत ही उसने नौक्रांति गहन कला का पुनर्तः उपयोग किया। उसका पूरा शरीर सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, एक छोटे से सूर्य की तरह जो चारों दिशाओं में प्रकाश बिखेरता है। उसके हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले से खून जैसे लाल रंग का राक्षसी प्रकाश निकला, जिसमें अरबों टन के बराबर बल समाहित था। उसने उसे जोर से बाहर फेंक दिया। इसी क्षण देवता का वध करने वाले भाले से एक तेज रक्तमय ठंडी रोशनी निकली, मानो यह आकाश को भेद सकता है, शून्य लोक को चीर सकता है और दुनिया में सब कुछ नष्ट कर सकता है। वूश! मांस में छेद होने की धीमी सी आवाज गूंज उठी। उस 1 लाख झांक के विशालकाय अजगर को एक बार फिर देवता वध करने वाले भाले से भेद दिया गया। इस बार चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा उस भयानक मारक क्षमता को दबा नहीं सके। भाले की नोक पर फंसा हुआ विशालकाय अजगर का शरीर विघटित होने लगा। अरबों प्रकाश की किरणें बिखेरते हुए 5 रंगों की दिव्य चमक में परिवर्तित हो जाती हैं। लेकिन ये पहले के फ्यूजन की तुलना में काफ़ी धुंधला था। उनमें से वह धुंधला सफ़ेद प्रकाश वापस ड्रैगन पैलेस की गहराई में उड़ गया। ड्रैगन वेन के भीतर छिपा हुआ शेष 4 रंग की बत्तियां बुझ जाने के बाद वे क्रमशः 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं में परिवर्तित हो गए। उनकी वर्तमान हालत बेहद दयनीय थी, हर कोई खून से लथपथ था। उनके शरीर पर अनगिनत भयानक घाव थे, जैसे फटे पुराने कपड़े के बोरे। आओकिन की बाँह जड़ से पूरी तरह कट गई थी। आओरन ने अपने शरीर का लगभग आधा हिस्सा खो दिया था। काले अजगर के शरीर में परिवर्तित हो चुके आओशुन को सबसे गंभीर चोटें आई थीं। उसका पूरा शरीर टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई चीनी मिट्टी की तरह था, लगभग मृत। ये तीनों ड्रैगन राजा पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, जमीन पर बेसुध होकर गिर पड़ा। जिन लोगों के अंग सही सलामत थे और जो मुश्किल से होश में थे, उनमें से एकमात्र व्यक्ति सबसे बड़ा भाई ओगुआंग था। हालांकि वह अपनी युद्ध क्षमता पूरी तरह से खो चुका था और तलवार के सहारे खुद को संभाले हुए था। उसका पूरा शरीर लगातार कांप रहा था और फड़क रहा था, खून धाराओं की तरह बह रहा था। लेकिन फिर भी वह दृढ़ता से टिका रहा, अपनी छाती में बची आखिरी सांस पर भरोसा करते हुए गिरने से बचने की कोशिश करता रहा। अध्याय 127 स्वर्गिक न्यायालय के समक्ष समर्पण। ये फैंग का चेहरा सख्त था, मानो उस पर पाले की परत जमी हो।
जैसे ही उसने एक बार फिर देवता का वध करने वाला भाला घुमाया, उसकी आंखों से तीखी ठंडी बिजली जैसी निगाहें निकलीं। अपने दिल में जरा भी संकोच किए बिना उसने सीधे नीचे की ओर वार किया। देवता का वध करने वाले भाले की नोक से रक्त जैसी लाल चमक निकल रही थी। भाले की नोक पर नरसंहार की एक भयावह शक्ति पनप रही थी, जो किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार थी। ये चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं का नाश कर देगा और उनकी दिव्य आत्माओं को बिखेरकर शून्य में बदल देगा। पूर्वी सागर के ड्रैगन राजा आओबुआन की आंखों में भय और निराशा के भाव प्रकट हुए। उन्हें एक जानलेवा संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन वह स्वयं प्रतिरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ हो चुका था। वह अपने हाथ में पकड़ी तलवार को उठा भी नहीं पा रहा था। वह असहाय होकर देखता रहा, मृत्यु के आने का इंतजार करता रहा। और इस समय आकाश से जैद सम्राट की राजसी आवाज आई, प्रिय अधिकारी, इसे जाने दो, उनकी जान बख्श दो। ये फैंग के हाथ की हरकत रुक गई, लेकिन उसकी हत्या करने की मंशा में ज्यादा कमी नहीं आई थी। देवता का वध करने वाले भाले की नोक पर मौजूद विनाशकारी शक्ति किसी भी क्षण विस्फोट करने के लिए तैयार प्रतीत हो रही थी। वह जैद सम्राट से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा था। यदि इससे उसे संतुष्टि नहीं मिली, आज चारों समुद्रों के सभी ड्रैगन राजाओं की मृत्यु हो जाएगी। ड्रैगन वंश को भी मानव जाति के रक्त ऋण के लिए अपने प्राणों की कीमत चुकानी पड़ेगी। यकीन से अगले ही पल ये फैंग के मन में जैद सम्राट की आवाज गूंजी, प्रिय अधिकारी, मैं जानता हूं कि आपके हृदय में आक्रोश है, लेकिन ड्रैगन वंश कभी आदिम जगत का एक महान वंश था और कभी स्वर्ग और पृथ्वी के नायक थे। हालांकि उन्होंने ही अथाह महाविपदा को जन्म दिया, जिससे ड्रैगन वंश का पतन हुआ और गोल्डन ड्रैगन नष्ट हो गया। ड्रैगन कबीले के पास अभी भी पैतृक ड्रैगन है जो समुद्री आंखों को दबाए हुए है। इसके अलावा एजियो ड्रैगन भी है, जो 4 परम पवित्र प्राणियों में से एक है। एजियो ड्रैगन संतों में से एक है जो अमर और अविनाशी है। हे प्रिय अधिकारी, यही सर्वोत्तम होगा कि आप आज चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं और ड्रैगन वंश के जीवन को बख्श दें। ये सुनकर ये फैंग ने धीरे धीरे अपने हाथ में मौजूद देवता हत्यारे भाले को नीचे कर लिया। उसके हृदय में व्याप्त हत्या की तीव्र इच्छा धीरे धीरे शांत हो गई और कम हो गई। अर्ध संत क्षेत्र में पैतृक ड्रैगन, संत क्षेत्र में नीला ड्रैगन क्षेत्र। हालांकि दोनों पर कई प्रतिबंध लागू होते हैं और पवित्र जानवर असीम महाविपदा के दौरान ही नीला ड्रैगन प्रकट हो सकता है। उसकी ताकत निर्विवाद है, वह संतों के बाद सबसे ताकतवर है। ये फैंग के लिए और यहाँ तक कि पूरी मानव जाति के लिए भी वह था ऊंचाई पर है और उसे हराना असंभव है। शायद ये फैंग की वर्तमान ताकत के साथ वह मौजूदा 4 सीज ड्रैगन क्लैन को धमका सकता है, लेकिन वह ड्रैगन वंश के विलुप्त होने का कारण बिल्कुल भी नहीं बन सकता, अन्यथा इसके परिणाम भयावह होंगे। आपका विषय समझ गया। ये फैंग ने अपने दांत तब तक भींचे जब तक कि वे चरमरा न गए, लेकिन अंततः तर्क ने आवेग पर विजय प्राप्त की। अंततः यह उसकी अपनी ही कमजोरी थी। यदि वह संत होते या फिर महान एकता स्वर्ण अमर भी होते, क्या उसे इन बातों पर विचार करने और उस गहरे खूनी द्वेष को सहन करने की आवश्यकता होगी? एक बार फिर ये फैंग को सत्ता के लिए तीव्र लालसा महसूस हुई। चमत्कारी धुंध के हॉल में ऊंचाई पर विराजमान जैद सम्राट, उसके चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान झलक रही थी। वह ये फैंग से और भी अधिक संतुष्ट था। वह ये फैंग के दिल में छिपी हत्या की मंशा और आक्रोश को भी महसूस कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में फिर भी तर्कशक्ति और मानसिक स्पष्टता बनाए रखना वह सचमुच दुर्लभ और अनमोल था। न केवल उनकी योग्यता, उनकी युद्ध क्षमता असाधारण और असाधारण थी, लेकिन उनका दिमाग आम लोगों से कहीं आगे था। वे व्यापक परिदृश्य को समझते थे, चीजों को समझने और उन्हें भूलने में सक्षम थे। ऐसा नायक जब तक वह पतन को रोके नहीं रखता, आदिम जगत में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने के लिए नियत है। इस बारे में सोचते हुए जैद सम्राट का ये फैंग के प्रति रवैया एक बार फिर बदल गया। जैद सम्राट को ये फैंग को रोकने के लिए बोलते देख चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को शुरू में उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, लेकिन जैद सम्राट के अगले शब्दों ने उन्हें घोर निराशा में डुबो दिया। ड्रैगन वंश मूलतः आदिम जगत का एक पापी वंश है। स्वर्गीय मार्ग दयालु है जो आपको आगे बढ़ने की अनुमति देता है। फिर भी तुमने चारों समुद्रों के जल को जुटाकर आदिम जगत में बाढ़ ला दी, जिससे असंख्य आत्माओं को हानि पहुंची। आदिम जगत के स्वामी के रूप में मैं अब आपके 4 सागरों के ड्रैगन कबीले को 2 मार्ग देता हूं। पहला, आदिम जगत से पूरी तरह से नष्ट हो जाओ। 2, मेरे स्वर्गीय दरबार के समक्ष आत्मसमर्पण करो। अब से आदिम जगत की असंख्य आत्माओं के लिए बादल और वर्षा फैलाओ ताकि ड्रैगन वंश के पापों का प्रायश्चित हो सके। जैद सम्राट के शब्द दबंग और सीधे थे, या तो आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। ये फैंग फिलहाल ड्रैगन वंश का सफाया करने का साहस नहीं कर रहा था, लेकिन जैद सम्राट को ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जैद सम्राट को स्वयं दाओ पूर्वज होंगजुन द्वारा आदिम महान भूमि का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया गया था। हालांकि ड्रैगन कबीले ने भीषण बाढ़ ला दी, जिससे असंख्य आत्माओं को नुकसान पहुंचा।
यदि जैद सम्राट उन्हें नष्ट करना भी चाहता तो वह न्यायसंगत होता। यहाँ तक कि पैट्रिक ड्रैगन और नीला ड्रैगन भी हाउटियन गॉड के खिलाफ वे कुछ नहीं कर सकते थे जिन्हें दाव पूर्वज होंगजुन का समर्थन प्राप्त था। ये सुनकर आओ गुआंग सहित सभी ड्रैगन राजाओं की आंखों में जटिल भाव प्रकट हुए। अनिच्छा, क्रोध, बेबसी, आशा, सब कुछ आपस में मिल गया था। लेकिन ये फैंग पर एक नज़र डालने के बाद, जिसका चेहरा गुस्से से लाल था और किसी भी क्षण भड़कने को तैयार था, और घायल और जख्मी ड्रैगन कबीले के सदस्यों का सर्वेक्षण करते हुए उन्होंने याओ जाति के साथ गठबंधन किया था, ये सोचकर कि वे भाग्य का एक हिस्सा हासिल कर सकते हैं और मानव जाति के स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी बनने से पहले ड्रैगन वंश को पुनर्जीवित करना। वे ये कैसे सोच सकते थे कि ड्रैगन वंश न केवल पुनर्जीवित होने में विफल रहा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने अपने ऊपर विलुप्ति का संकट लाद लिया। उसने एक लंबी आह भरी। अब परिस्थितियां इंसानों से ज्यादा शक्तिशाली थीं। आत्मसमर्पण करने से ड्रैगन वंश का अस्तित्व बना रह सकता था। यदि उन्होंने प्रतिरोध किया तो दानव वशीकरण मार्शल अकेले ही पूरे ड्रैगन कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त होगा। कोई भी जीवित नहीं बचा। ये सोचकर आओ गुआंग ने भी मन बना लिया। वह आगे बढ़ा, झुककर सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। ड्रैगन वंश स्वर्गिक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने और अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार है। आओ गुआंग के शब्द सुनते ही आकाश और पृथ्वी गूंज उठे, दाव की ध्वनि से भर गए। चारों समुद्रों में एक स्पष्ट और जोरदार अजगर की दहाड़ गूंज उठी। उसी समय एक सुनहरी रोशनी निकली और ऊपर आकाश में गायब हो गई। कुछ समय के लिए स्वर्गिक दरबार सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा, जिसे आदिम जगत की सभी महान शक्तियों ने महसूस किया। स्वर्गिक दरबार की किस्मत में जबरदस्त वृद्धि हुई, जबकि ड्रैगन वंश की किस्मत में भारी गिरावट आई। यहाँ तक कि चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं का भाग्य भी काफी कमजोर हो गया, पहले की तुलना में 10वें हिस्से से भी कम। अब से उनके लिए किसी क्षेत्र को हासिल करना और भी मुश्किल होगा। सफलता, वे शायद जीवन भर पीक गोल्डन इमॉर्टल पर ही अटके रह जाएं और आगे कोई प्रगति न कर पाएं। ये फैंग ने ठंडे लहजे में उपहास किया। ड्रैगन कुल के भाग्य के बारे में इसे सिर्फ 4 शब्दों में बयां किया जा सकता है। उन्होंने खुद ही यह मुसीबत मोल ली, और इसी क्षण स्वर्गलोक से 4 काले प्रतीक उड़कर पूर्वी सागर में जा गिरे। वे आओ गुआंग से पहले ही उड़ गए थे। स्वर्गीय दरबार के भीतर अमर आधिकारिक टोकन को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला है स्वर्णिम अमर आधिकारिक टोकन, जो स्वर्गिक दरबार द्वारा सक्रिय रूप से भर्ती किए गए शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए तैयार किया जाता है। वे स्वर्गिक दरबार की कुछ कृपा का लाभ स्वयं भी उठा सकते हैं। ये फैंग को दानव वशीकरण करने वाले स्वर्गीय देवता के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद से उनका नाम इस प्रकार के टोकन पर अंकित किया गया है। दूसरा चांदी का टोकन है, जो उन साधकों का है जो सक्रिय रूप से स्वर्गीय दरबार में शरण लेते हैं। उन्हें स्वर्गीय न्यायालय का भाग्य बोनस प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उन पर कोई प्रतिबंध भी नहीं है। और तीसरा प्रकार यह काला टोकन है। इसका उपयोग उन अमर अधिकारियों को प्रतिबंधित करने के लिए किया जाता है जो दोषी हैं लेकिन फिर भी उनका शोषण किया जा सकता है। उन्हें अपनी सच्ची आत्मा का एक अंश इसमें समर्पित करना होगा। यदि वे विश्वासघाती विचार रखते हैं, जैद सम्राट को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, केवल एक विचार से ही। जिन अमर देवताओं के नाम काले अमर आधिकारिक टोकन पर अंकित हैं, उनकी आत्माएं उड़ जाएंगी और उनके प्राण बिखर जाएंगे। उनकी सच्ची आत्मा भी नष्ट हो जाएगी, पुनर्जन्म की कोई संभावना नहीं होगी। एक बार अपना निर्णय ले लेने के बाद आओ गुआंग के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने सीधे अपने सच्चे आत्मिक अंश की एक झलक काले अमर आधिकारिक टोकन पर अंकित कर दी। काले रंग के अमर आधिकारिक टोकन पर एक हरे रंग के ड्रैगन का चिन्ह दिखाई दिया और उस पर आओ गुआंग अक्षर संघनित हो गए। आओ गुआंग ने अपने निवान महल से स्वर्ग और पृथ्वी के कुछ खजाने निकाले, जिससे उसकी चोटों को कुछ हद तक ठीक होने में मदद मिली। इसके बाद उन्होंने अन्य 3 ड्रैगन राजाओं को उनकी चोटों का इलाज करने में मदद की, उन्हें उनकी अचेतन अवस्था से बाहर लाना। जब आओ गुआंग ने उन्हें स्वर्गिक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने के बारे में बताया, हालांकि तीनों ड्रैगन राजाओं के मन में अनिच्छा भरी हुई थी, उन्होंने फिर भी इस वास्तविकता को स्वीकार किया। उन्होंने अपनी सच्ची भावना को भी उस प्रतीक पर अंकित कर दिया। सब कुछ पूरा हो जाने के बाद काले रंग के अमर आधिकारिक टोकन वापस स्वर्गिक दरबार में उड़ गए। अब चारों सागरों के ड्रैगन राजाओं का जीवन और मृत्यु जैद सम्राट की इच्छा पर निर्भर था। तब से ड्रैगन वंश, जिसने कभी आदिम जगत में वर्चस्व के लिए प्रतिस्पर्धा की थी, स्वर्गीय दरबार का जागीरदार बन गया। नोट: देवता वध करने वाले भले में संशोधन किया गया है और ड्रैगन कबीले के संबंध में नायक के हाथों का उपयोग करके उन्हें फिर से दबा दिया गया है। 4 सागर ड्रैगन कबीले का पुनर्तः विनाश करना वास्तव में नासमझी होगी। नायक को और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। अध्याय 128 अप्रत्याशित लाभ की सबसे बड़ी लहर। चूंकि ड्रैगन कबीले ने पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर दिया था, इसलिए ये फैंग भी शांत हो गया। वह अपनी चोटों से उबरने के लिए वहीं पालथी मारकर बैठ गया।
उसने चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं और अपने आसपास मौजूद हजारों ड्रैगनों के साथ ऐसा व्यवहार किया मानो वे कुछ भी न हो। आओ गुआंग ने गुस्से का एक संकेत दिखाया, लेकिन उसने तुरंत इसे छिपा लिया। वे अब स्वर्गीय दरबार के जागीरदार थे और दानव वशीकरण के ग्रैंड मार्शल ये फैंग के समक्ष। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा सभी अधीनस्थ थे। आओ गुआंग ने मन ही मन गहरी आह भरी। उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं और वह ठीक होने लगा। काफी देर बाद ये फैंग उस जगह से उठ खड़ा हुआ। इस जीवन मरण के संघर्ष के बाद ये फैंग ने खुद को और भी मजबूत होते हुए महसूस किया। उनकी पूरी आत्मा और ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से सशक्त थी और उनकी आंखें चमकीली और भेदक थीं। जब उसने आंखें खोलीं, एक तेज दिव्य प्रकाश निकला जो सीधे आकाश को भेदता हुआ आगे बढ़ा। ये फैंग की साधना में एक और कदम आगे बढ़ा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षणताई गोल्डन इमॉर्टल की अवस्था में प्रवेश कर सकता है। उसके चारों ओर लाखों झींगा सैनिक, केकड़े सेनापति और अन्य जलीय जनजातियां मौजूद थीं। वे सभी पूरी शत्रुता के साथ ये फैंग को घूर रहे थे। ये फैंग ने व्यंग्य करते हुए सीधे एक मुक्का मारा। पल भर में हजारों जलीय जनजातियों के शरीर फट गए, उनकी आत्माएं उड़ गईं और आत्माएं बिखर गईं। इस भीषण हलचल ने चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को भी चौंका दिया। वे खड़े हो गए, उनकी आंखों में हल्का सा क्रोध झलक रहा था। आओकिन का स्वभाव बेहद उग्र था और वह लगभग गुस्से में ही कठोर शब्द बोल बैठती थी। लेकिन आओ गुआंग ने उसे रोक दिया। क्या आप आश्वस्त नहीं हैं? ये फैंग ने उपहास किया। वह चारों ड्रैगन राजाओं की ओर कुछ कदम बढ़ा। तुम्हारा ड्रैगन वंश अब स्वर्गिक दरबार का है। अधीनस्थ होते हुए तुम इस मार्शल को अपमानित करने की हिम्मत करते हो। तुम मृत्यु के पात्र हो। यदि आप असंतुष्ट हैं तो आप महाराज को इसकी सूचना दे सकते हैं या सीधे मुझ पर हमला कर सकते हैं। ये फैंग आक्रामक आभा और तिरस्कारपूर्ण भाव के साथ फोर सीज ड्रैगन क्लैन की ओर बढ़ा। वह एक श्रेष्ठ स्थान से उन पर तिरछी नजर रखता था। उस भाव ने निडरता से यह संदेश दिया, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूं तो क्या हुआ? चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के चेहरों पर आक्रोश के भाव थे। वे क्रोधित तो थे लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। आओ गुआंग ने ये फैंग के सामने हाथ जोड़कर कहा, ये तुच्छ अमर व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अच्छी बात है। ये फैंग मुस्कुराए। वह तुरंत मुड़ा और ड्रैगन पैलेस की ओर चल पड़ा। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को पीछे हटते देख ड्रैगन कबीले के बाकी सदस्यों ने भी जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। वे असहाय होकर देखते रह गए जब ये फैंग ने ड्रैगन पैलेस में ऐसे प्रवेश किया मानो वह किसी निर्जन स्थान में प्रवेश कर रहा हो। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा भी शीघ्रता से उनके पीछे पीछे चले गए। ये फैंग ने इत्मीनान से ड्रैगन पैलेस के नज़ारे को देखा, मानो वह अपने ही बगीचे का भ्रमण कर रहा हो। ये कहना जरूरी है कि ड्रैगन पैलेस का निर्माण अत्यंत भव्यता के साथ किया गया था। कुछ सजावटी वस्तुएं भी अत्यंत दुर्लभ सामग्रियों से बनी थीं। वे आदिम महान भूमि पर बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। बेहद धनी ड्रैगन कबीले को देखते हुए ये फैंग ने एक अलग विचार विकसित किया। वह पूरे आधे घंटे तक बिना किसी हड़बड़ी के चलता रहा। पूर्वी सागर ड्रैगन महल के केंद्र में पहुंचने से पहले इससे पता चलता है कि ड्रैगन पैलेस कितना विशाल था। ये सबसे बड़ा महल स्वर्ग के दरबार के चमत्कारी धुंध वाले हॉल के समकक्ष था। यह 1000 फीट से भी अधिक ऊंचा, भव्य और नक्काशीदार ड्रैगन और फीनिक्स की आकृतियां थीं। फर्श के लिए सफ़ेद जैड का इस्तेमाल किया गया था और दीवारों के लिए पन्ना क्रिस्टल का। दीवारों पर रोशनी के तौर पर वॉश बेसिन जितने बड़े लाखों मोती जड़े हुए थे और तारा नदी उल्कापिंड जिनका उपयोग उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृतियों को गढ़ने के लिए किया जा सकता था, उनमें से प्रत्येक 100 फीट लंबा था। इन मूर्तियों को तराश कर ड्रैगन पैलेस के प्रवेश द्वार पर स्थापित किया गया था, जो अत्यधिक विलासिता को दर्शाता है। तस्क ये फैंग ने संतुष्टि से सिर हिलाया और हॉल में प्रवेश कर गया। मुख्य हॉल से गुजरने के बाद ये फैंग पीछे के आंगन में आ गया। ये प्रांगण पूरे पूर्वी सागर की ड्रैगन श्रृंखला का केंद्र था, पहले जब इसे चारों सागरों के ड्रैगन राजाओं के साथ मिलाया जाता था। विशालकाय अजगर में परिवर्तित हो चुकी अजगर नस की ऊर्जा इस स्थान से उड़ गई थी। जब ये फैंग पास पहुंचा वास्तव में उसने पाया कि इस अजगर की नस में हल्का सा डर झलक रहा था। स्पष्टतः ये फैंग ने उसे पराजित कर दिया था। एक विचार के साथ ही समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई ये फैंग के हाथ में प्रकट हो गई। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा ये फैंग के पीछे पीछे चल रहे थे, उनकी सांसें तेज होती जा रही थीं। एक बार जब समुद्र को शांत करने वाली ये दिव्य सुई स्थापित कर दी गई तो कहा जा सकता है कि पूरा पूर्वी सागर उनके नियंत्रण से बाहर हो गया था। क्या मुझे इसे रखने नहीं दे रहे? ये फैंग ने मुड़कर पूछा। यह विनम्र अमर ऐसा करने का साहस नहीं करता। हे सर्वोच्च अमर, आप जो चाहें कर सकते हैं। आओ गुआंग ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। अच्छी बात है। ये फैंग ने सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया।
समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई अजगर की नस पर गिरी और तेजी से आकार में बढ़ने लगी। ये जल्द ही 10 लाख फीट ऊंचा हो गया, जो आकाश और पृथ्वी के बीच खड़ा था। समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई से एक महान सुनहरी रोशनी निकल रही थी। उस पर बने पैटर्न बहने लगे। इससे एक चमत्कारी और भव्य ऊर्जा का संचार हो रहा था। पूरा पूर्वी सागर पल भर में शांत हो गया। समुद्र के सारे तूफान और विशाल लहरें पल भर में थम गईं। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने थोड़ी सी उम्मीद के साथ पूर्वी सागर पर नियंत्रण करने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने पाया कि वे समुद्री जल की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही जुटा सकते हैं, जो पहले की तुलना में एक 10,000वां हिस्सा भी नहीं है। उनके दिल पल भर में राख हो गए। ये फैंग ने सुनहरी, चमकती हुई, समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई को देखा। अपने पिछले जन्म की यादों से उसे याद आया कि बंदर राजा को ये सोने का डंडा मिला था। उस आत्मसंतुष्ट और अहंकारी भाव को देखकर उसके दिल में असंतोष की लहर दौड़ गई। समुद्र को स्थिर करने के लिए उसने अपनी जान जोखिम में डालकर इसे यहाँ स्थापित किया था। भविष्य में ये स्वर्ग के बाद प्राप्त उच्च श्रेणी के कर्म आत्मा खजाने में भी परिवर्तित हो जाएगा। कर्म का फल भोगे बिना हत्या करना। उन्होंने बड़ी मेहनत से जो योजना तैयार की थी। ये बौद्ध धर्म के लिए एक उपहार कैसे बन सकता है और उस बंदर राजा द्वारा इतनी आसानी से छीन लिया जा सकता है। आधे घंटे बाद ये फैंग संतुष्टि के भाव से ड्रैगन पैलेस के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा ये फैंग के पीछे पीछे चले गए, ये सोचकर कि चूंकि यह मामला सुलझ गया है इसलिए वह चला जाएगा। अप्रत्याशित रूप से ये फैंग की दिव्य चेतना पूरे ड्रैगन पैलेस में फैल गई। फिर वह मुड़ा और उनके खजाने की ओर चल पड़ा। ड्रैगन वंश स्वर्गिक दरबार का अधीनस्थ बन गया था और अब उसके पास बहुत अधिक स्वायत्ता नहीं बची थी। देर सवेर इन्हें दूसरे लोग लूट लेंगे जब तक बंदरों का राजा आएगा। पूरा ड्रैगन पैलेस भी एक भी स्पिरिट ट्रेजर उत्पन्न करने में सक्षम नहीं होगा। चूंकि यही स्थिति थी। ये फैंग ने इस अप्रत्याशित लाभ की पहली और सबसे बड़ी लहर को स्वयं लेने का फैसला किया। मार्शल, तुम आओ। गुआंग तुरंत चिंतित हो गया। ड्रैगन कबीले के खजाने में जो चीजें थीं ये सभी चीजें ड्रैगन वंश द्वारा प्राचीन काल से लेकर अब तक अनगिनत कल्पों के दौरान संचित की गई थीं। इसके भीतर मौजूद खजाने असंख्य कहे जा सकते हैं, जो ड्रैगन वंश के पुनरुद्धार और उनकी नींव की आशा हैं। इस मार्शल ने अभी अभी आपके साथ एक भयंकर लड़ाई लड़ी है और मेरी गंभीर चोटें अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। क्या अब खुद को ठीक करने के लिए कुछ खजाने ढूंढने जाना बहुत ज्यादा होगा? ये फैंग ने न्यायसंगत भाव से कहा। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके हृदय निंदा से भरे हुए थे। ये फैंग अब जोश और ऊर्जा से भरपूर दिख रहा था। उसने अभी अभी 10,000 जलीय जनजाति के सदस्यों को मुक्का मारकर विस्फोट कर दिया था। वह अविश्वसनीय रूप से तंदुरुस्त था। उसके शरीर में ऐसा क्या था जिससे लगता था कि उसकी गंभीर चोटें ठीक नहीं हुई थीं? इसके विपरीत ये वही लोग थे जिन्हें ये फैंग ने लगभग मौके पर ही पीट कर मार डाला था। वे ही थे जिनकी उत्पत्ति वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गई थी। उनके घाव पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे कि अचानक उन्हें रोक दिया गया और उनके शरीर पर अभी भी कई घाव थे जिनसे खून बह रहा था। लेकिन चूंकि ये फैंग ने ऐसा कहा था, इसलिए चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के पास खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। उन्हें किसने बताया कि उनकी ताकत अपर्याप्त है और उनका दर्जा दूसरे पक्ष से कहीं कमतर है? वे केवल यही आशा कर सकते थे कि ये फैंग दया दिखाएगा और बहुत अधिक नहीं लेगा। आओ गुआंग ने सिर हिलाकर कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। इस विनम्र अमर व्यक्ति को यही करना चाहिए। यह अच्छा है। ये फैंग अपने हाथों को पीठ के पीछे बांधकर ड्रैगन पैलेस की गहराई की ओर चल पड़ा। वह नीचे तक गया और ड्रैगन कबीले के भूमिगत खजाने के सामने पहुंच गया। ड्रैगन कबीले के इस खजाने की रक्षा 2 भारी दिव्य स्वर्ण द्वारों द्वारा की जाती थी। इन दोनों द्वारों की सामग्री का उपयोग निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजाने बनाने के लिए किया जा सकता था। अब उन्हें परिष्कृत करके 200 फुट ऊंचे द्वार बना दिए गए। इससे पता चलता है कि ड्रैगन वंश कितना धनी था। वे सचमुच धन दौलत से लबालब थे। खोलो इसे, ये फैंग ने आदेश दिया। आओ गुआंग ने हिम्मत जुटाई और अपने वस्त्र से एक जेड सील निकाली। उसने उसे फाटक के बीचों बीच बने खांचे में दबा दिया। गड़गड़ाहट, तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ दोनों द्वार धीरे धीरे खुल गए। ये फैंग का दिल उत्साह से भर गया और वह आगे बढ़ा। वह ड्रैगन कबीले के खजाने में दाखिल हुआ। ड्रैगन वंश द्वारा प्राचीन काल से संचित सभी खजाने उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए। अध्याय 129। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने स्वर्गिक दरबार के समक्ष आत्मसमर्पण किया। ड्रैगन पैलेस का खजाना 10,000 फीट से भी अधिक चौड़ा और अथाह था। चारों तरफ देखना, उसकी आंखों के सामने का दृश्य एक शानदार और चकाचौंध भरा नजारा था। रंग बिरंगे खजानों का ढेर पहाड़ों की तरह लगा हुआ था। हालांकि ये फैंग एक पुनर्जन्म यात्री था और पूरी तैयारी के साथ आया था।
उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। 9 स्वर्गों का गहन लोहा, गहन बर्फीला ठंडा लोहा, 3 सितारा पत्थर, आकाशगंगा के गहन तारा पत्थर। ये सामग्रियां निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त थीं। यहाँ उन्हें सैकड़ों घन इकाइयों में मापा गया था। ये फैंग गलियारों से होते हुए आगे बढ़ा। दोनों तरफ की अलमारियों पर बड़ी संख्या में बोतलें और जार रखे हुए थे। इनमें से अधिकांश, जैसे कि फार नॉर्थ आइस एसेंस, 100 स्पिरिट लिक्विड और सोल रेस्टोरिंग डिवाइन पिल्स, पवित्र उपचार औषधियां और दिव्य गोलियां थीं। आध्यात्मिक भूमि पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक औषधियां और आध्यात्मिक जड़ें लगाई गईं। गोल्डन ऑर्किड घास, लॉरेल मून क्राइसेंथेमम और पंचतत्वलता। उनमें से कई पहले ही फल दे चुके थे। ये फैंग के खजाने में काफ़ी अंदर तक चले जाने के बाद उन्होंने कई ऐसी सामग्रियां भी देखी जिनसे मध्य श्रेणी के उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजानों को परिष्कृत किया जा सकता था। दुर्भाग्य से ड्रैगन कबीले के अधिकांश सदस्य युद्ध के लिए अपने शक्तिशाली शारीरिक अंगों पर निर्भर थे। कबीले में बहुत कम लोग थे जो कलाकृतियों को परिष्कृत करना जानते थे। यहाँ तक कि चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के पास मौजूद हथियार भी। इसे प्राचीन काल से संरक्षित रखा गया था। इतने सारे खजाने, ये फैंग को ऐसा लगा मानो ये धन दौलत का एक चकाचौंध भरा संग्रह हो। वह पूरी तरह से चकित रह गया। अफसोस, कितना बड़ा नुकसान। इतनी अच्छी सामग्री यहाँ धूल फांकने के लिए छोड़ दी गई। ये फैंग ने हल्की सी मुस्कान दी। उसने सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद ये फैंग अंततः संतुष्टि के साथ ड्रैगन पैलेस के खजाने से बाहर निकला। उनका निवान महल विभिन्न खजानों से भरा हुआ था, लगभग पूरी तरह से ठसाठस भरा हुआ था। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजा कड़वे भावों के साथ उनके पीछे पीछे चल रहे थे। संपूर्ण ड्रैगन पैलेस के खजाने में ये फैंग सबसे कीमती चीजें अपने साथ ले जा चुका था। ड्रैगन पैलेस के पूरे खजाने का आधा हिस्सा अब खाली हो चुका था। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं का रोने का मन तो था, लेकिन उनके पास आंसू नहीं थे। वे उसे रोक नहीं सके, वे लड़ाई में जीत नहीं सके और उनमें लड़ने की हिम्मत भी नहीं थी। वे उसे समझा बुझाकर भी मना नहीं पाए। वे असहाय होकर ये फैंग को देखते रह गए। ड्रैगन वंश की प्राचीन काल से संचित संपत्ति को उसने एक एक करके छीन लिया। उफ, ये दरवाजे बुरे नहीं हैं, इन्हें यहाँ छोड़ना बेकार है। ये फैंग ने अचानक अपना सिर घुमाया। उसने हाथ के इशारे से उन दोनों दरवाजों को भी सीधे अंदर ले लिया। एओगुआंग, ड्रैगन पैलेस के द्वार से बाहर निकलने के बाद ये फैंग उस 100 फुट ऊंची मूर्ति को भी अपने साथ ले गया। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने लगभग अपने मुंह से पुराना खून थूक दिया। उनकी चोटें, जो अभी कुछ हद तक ठीक हुई थीं, फिर से बिगड़ती हुई प्रतीत हुईं। इस मार्शल का अनुसरण करते हुए स्वर्ग में जाकर अपने अपने पद ग्रहण करें। ये फैंग के बोलने के बाद वह समुद्र तल से आकाश में उड़ गया और पल भर में गायब हो गया। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने एक दूसरे की ओर देखा। उन सभी ने मन ही मन आह भरी। ठीक एक दिन पहले वे अब भी एक महान जाति के राजा थे जिन्होंने कभी आदिम महान भूमि पर आधिपत्य के लिए प्रतिस्पर्धा की थी। वे आदिम भाग्य का लाभ उठाकर ड्रैगन वंश को पुनर्जीवित करने की साजिश रच रहे थे। परिणामस्वरूप महज एक दिन में न केवल उनकी योजनाएं विफल हो गईं बल्कि उन्हें लगभग पीट पीट कर मार डाला गया। लेकिन संपूर्ण ड्रैगन वंश भी स्वर्गीय दरबार का जागीरदार बन गया था। ड्रैगन पैलेस का खजाना खाली हो चुका था। अब तो उन्हें नाक बंद करके भी स्वर्ग की अदालत में मामूली अधिकारियों के रूप में सेवा करने के लिए जाना पड़ता था। यह अंतर स्वर्ग और नरक के बीच के अंतर के समान था। हालांकि ड्रैगन वंश की अधिकांश किस्मत पहले ही स्वर्गिक दरबार द्वारा ले ली गई थी और वे चारों अब ब्लैक इमॉर्टल ऑफिशियल मेडेलियन पर थे। उनका जीवन और मृत्यु जैद सम्राट के एक ही विचार पर निर्भर था। वे अब अपने भाग्य के स्वामी नहीं रहे थे। वे केवल ये फैंग के पीछे पीछे चलकर स्वर्गिक दरबार की ओर उड़ सकते थे। ये फैंग पूर्वी सागर से बाहर निकलने के बाद तट पर पहुंच गया। दानव वशीकरण सेना, दायु और यहाँ मौजूद अन्य लोग, वे बेसब्री से ये फैंग के लौटने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ये फैंग की आकृति सामने आई, दायु उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। उसका चेहरा गहरी भावनाओं से भर गया। अभी समुद्र की सतह पर दिखाई देने वाली असामान्य घटनाएं और समुद्र तल से फूटती बिजली की चमक, ये दृश्य देखना भयावह था। प्रत्येक तीर पीक गोल्डन इमॉर्टल को मारने के लिए पर्याप्त था। किसान, और अभी अभी उनमें से लाखों समय समय पर समुद्र तल से फूटकर बाहर आ रहे थे। यह स्पष्ट था कि ये फैंग और ड्रैगन कबीले के बीच की लड़ाई कितनी खतरनाक और भयावह थी। ये फैंग ने समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई को स्थापित करने और पूर्वी सागर को स्थिर करने के लिए इतने बड़े खतरे का सामना किया था। वहां मौजूद सभी लोग भावुक और सम्मान से भर क्यों नहीं जाते। मार्शल, दायु ने ये फैंग का हाथ कसकर पकड़ लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। इस समय अपने हृदय में उमड़ रही भावुकता और कृतज्ञता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए ये फैंग ने सचमुच मानव जाति के लिए बहुत कुछ किया था। समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई स्थापित कर दी गई है और अब पूर्वी सागर शांत है।
ड्रैगन वंश ने भी स्वर्गिक न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और अब वह फिर कभी कोई उपद्रव नहीं करेगा। अब से जल नियंत्रण के प्रयास कहीं अधिक सुचारू रूप से चलने चाहिए, ये फैंग ने कहा। हालांकि ये 2 लगातार महान युद्ध बेहद दुखद थे। उन्होंने अराजकता फैलाने वाली याओ जाति से निपटा था और ड्रैगन कबीले को पराजित कर दिया। ये कहा जा सकता है कि इस युद्ध ने समस्या की छिपी हुई जड़ों को जड़ से मिटा दिया था। जल नियंत्रण कार्य में अब ज़्यादा बाधाएं नहीं आनी चाहिए। आदिम महान भूमि पर बाढ़ के पानी को अन्य 3 समुद्रों में मोड़ने के लिए बस समय की आवश्यकता थी। दायु अपने मिशन में निश्चित रूप से असफल नहीं होगा। मैं आदिम जल आपदा को हल करने और सभी जीवित प्राणियों के कष्टों को दूर करने के लिए अपना पूरा प्रयास करूंगा। दायु ने दृढ़ निश्चय और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, मैं रिपोर्ट करने के लिए स्वर्गिक न्यायालय में वापस जाऊंगा। यदि फिर भी कोई कठिनाई हो तो आप किसी भी समय स्वर्गिक न्यायालय से सहायता का अनुरोध कर सकते हैं, ये फैंग ने कहा। अच्छा, दायु ने गंभीरता से सिर हिलाया। राक्षसों को वश में करने वाली सेना, इस सेनापति के साथ स्वर्गिक दरबार में वापस चलो, ये फैंग ने आदेश दिया। हाँ, दानव वशीकरण सेना के 1 लाख सैनिकों ने एक साथ जयकार की। उस आवाज से बादल कांप उठे और उनमें से हर एक बेहद उत्साहित था। जैसे ही ये फैंग आकाश में ऊपर की ओर बढ़ा, वे भव्यतापूर्वक स्वर्ग के दरबार की ओर उड़ गए। इस समय कुछ समय के लिए छिपे हुए 4 समुद्रों के ड्रैगन राजा समुद्र तल से बाहर निकले और दानवों को वश में करने वाली सेना के पीछे पीछे चले। दानवों को वश में करने वाली सेना पूर्वी स्वर्ग द्वार से भव्यतापूर्वक लौट आई और वे आराम करने और पुनर्गठन करने के लिए टाउन डेसोलेशन डेमन सबड्यूइंग हॉल गए। इसी बीच ये फैंग ने 4 समुद्री ड्रैगन राजाओं को चमत्कारिक धुंध के हॉल में रिपोर्ट देने के लिए नेतृत्व किया। 4 समुद्रों के ड्रैगन राजा ये फैंग के पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ते में मानव जाति से स्वर्ग में आए कई दिव्य सैनिकों ने उन्हें घूर कर देखा। उनकी निगाहें ऐसी लग रही थीं मानो वे उन्हें जिंदा ही निगल जाना चाहते हों, जिससे 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को बहुत असहज महसूस हुआ। लंबे सफ़ेद जैड गलियारे को पार करते हुए ये फैंग की आभा भव्य थी जब वह चमत्कारी धुंध के हॉल में दाखिल हुआ। जैद सम्राट और स्वर्गिक दरबार के सभी अमर अधिकारी उत्सुकता भरी निगाहों से ये फैंग की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये फैंग चमत्कारी धुंध के हॉल के केंद्र में गया, प्रणाम किया और बताया, महामहिम, टोंगबाई पर्वत के राक्षसों का नाश हो चुका है। मैंने अब 4 सागरों के ड्रैगन राजाओं को उनके पद ग्रहण करने के लिए स्वर्गिक दरबार में लाया है। जैद सम्राट अपने सिंहासन पर बैठे और हल्के से मुस्कुराए। आपने बहुत मेहनत की है प्रिय अधिकारी। ये फैंग ने दोबारा झुककर अभिवादन किया और फिर एक तरफ हट गया। 4 समुद्रों के ड्रैगन राजा जैद सम्राट ने बात की। 4 समुद्रों के ड्रैगन राजा जैद सम्राट को सम्मान देने के लिए तेजी से आगे बढ़े। कई अमर अधिकारियों की निगरानी में 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के चेहरे लाल हो गए। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी वे लोग जो प्राचीन महान जाति होने पर गर्व करते थे और उन्होंने मानव जाति को, जो स्वर्ग और पृथ्वी के नए स्वामी थे, कोई महत्व नहीं दिया। आज सार्वजनिक जांच के दायरे में वे अपने गर्वित सिर झुकाते हैं और स्वर्ग के दरबार के स्वामी को सम्मान देते हैं। ऐसा प्रतीत होता था मानो जैद सम्राट जानबूझकर उनके दिलों में बसे अहंकार को कुचल रहे हों। उन्होंने काफी देर तक उन्हें उठने के लिए नहीं कहा, बस सिर झुकाए और शरीर झुकाए उन्हें देखते रहे। उन्हें बेहद संतुष्टि महसूस हुई। स्वर्गिक दरबार अनगिनत कल्पों से स्थापित था और अंततः इसने एक प्राचीन जाति को, जो कभी वर्चस्व के लिए लड़ी थी, अधीन होने के लिए मजबूर कर दिया था। ये सचमुच एक आनंदमय अवसर था। हालांकि जैद सम्राट ये फैंग के योगदान को नहीं भूले थे। ये फैंग की असाधारण शक्ति के कारण ही संभव हो पाया, जिसने 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं को लगभग मृत्यु के कगार पर पहुंचा दिया था, ताकि वह ड्रैगन कबीले को वश में करने की मांग को उपयुक्त अवसर पर प्रस्तावित कर सके। अन्यथा ये 4 अहंकारी ड्रैगन राजा, जो सभी को नीचा समझते थे, शायद वह इतनी आसानी से आत्मसमर्पण नहीं करता। 15.5 मिनट के बाद अंततः जैद सम्राट ने उदासीनता से कहा, आप उठ सकते हैं। धन्यवाद महाराज। 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं ने एक स्वर में कहा। ये शब्द बोलना बहुत मुश्किल था, मानो वे इन्हें बोलने के बिल्कुल आदी न हों। अध्याय 130 लिंगमिंग पत्थर के बंदर के साथ विलय। चूंकि तुम स्वर्गीय दरबार में अधिकारी के रूप में सेवा करने आए हो, इसलिए तुम्हें स्वर्गीय नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई उल्लंघन पाया गया तो मैं बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतूंगा। जैद सम्राट की शक्तिशाली आवाज चमत्कारी धुंध के हॉल में गूंज उठी। इससे 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के दिमाग में हलचल मच गई। आपका विनम्र सेवक निश्चित रूप से स्वर्ग के नियमों का पालन करेगा, आओ गुआंग ने जवाब दिया। तुम्हारे ड्रैगन वंश के कारण आदिम महान भूमि में बाढ़ आई थी। महान यू वर्तमान में नश्वर लोक में जल प्रबंधन कर रहे हैं। उनके कार्य समाप्त होने के बाद आप 4 आदिम महान भूमि पर बादल फैलाने और वर्षा कराने के लिए जिम्मेदार होंगे।
आपको कहीं भी भीषण सूखा नहीं पड़ने देना चाहिए, जैद सम्राट ने आदेश दिया। चारों ड्रैगन राजाओं के चेहरे पल भर में बिगड़ गए। आदिम महान भूमि अत्यंत विशाल थी। उन चारों को वर्षा का प्रबंधन करने देना, उन्हें कुत्तों की तरह जी तोड़ मेहनत करवाई जाएगी। ये नौकर समझता है। चारों ड्रैगन राजा ये भी जानते थे कि उनके पास फिलहाल सौदेबाजी करने के लिए कोई पूंजी नहीं है, भले ही वे मन ही मन अनिच्छुक हों। सब कुछ केवल जैद सम्राट की व्यवस्थाओं के अनुसार ही हो सकता था। अच्छे से, जैद सम्राट ने उत्तर दिया। अचानक ये फैंग फिर आगे बढ़ा और बोला, ड्रैगन वंश स्वभाव से अभिमानी होता है और उसे वश में करना कठिन होता है। उद्धरण चिन्ह, जब मैं पूर्वी सागर में था, ड्रैगन कबीले के कई सदस्यों के मन में मेरे प्रति दुर्भावना थी। मैं सुझाव देता हूँ, स्वर्गिक दरबार में ड्रैगन स्लाइसिंग प्लेटफॉर्म की स्थापना करना, जो कि बेहेडिंग प्लेटफॉर्म के समान हो। गंभीर अपराधों के दोषी ड्रैगनों को वहां फांसी दी जाएगी ताकि दूसरों को चेतावनी मिल सके। जैद सम्राट ने एक क्षण के लिए विचार किया। वह जानता था कि ये फैंग मन ही मन ड्रैगन कबीले से अभी भी असंतुष्ट था, इसीलिए उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था। हालांकि बाद में विचार करने पर पता चला कि यह वास्तव में आवश्यक था। ड्रैगन वंश के अधिकांश लोग अभी भी आदिम महान भूमि पर अपने प्राचीन आधिपत्य के काल्पनिक सपने में जी रहे थे। उन्हें कुछ कठोर उपायों की आवश्यकता थी ताकि वे स्थिति को समझ सकें और सही व्यवहार करें। ठीक है, जैद सम्राट ने उत्तर दिया। महाराज, आप बुद्धिमान हैं। ये फैंग को अपने मन में फिर से थोड़ा अधिक संतुलन महसूस हुआ। उसी समय वह एक विशेष व्यंजन के नाम के बारे में सोचने लगा। चारों समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के चेहरे कई गुना बदसूरत हो गए। उन्हें इस बात की उम्मीद नहीं थी कि ये फैंग का जैद सम्राट के दिल में इतना महत्व होगा। ड्रैगन स्लाइसिंग प्लेटफॉर्म को यूं ही बिना एक पल भी सोचे समझे स्थापित कर दिया गया। चूंकि यह मामला सुलझ गया है, इसलिए अदालत की कार्यवाही स्थगित की जाती है। जैद सम्राट ने कहा, हम आदरपूर्वक आपकी महिमा को विदाई देते हैं। जैद सम्राट के चले जाने के बाद विभिन्न अमर अधिकारी भी एक एक करके तितर बितर हो गए। ये फैंग के चमत्कारी धुंध के हॉल से चले जाने के बाद वह अपने निवास स्थान पर वापस जाने के लिए बेताब था। उन्हें पहले ही लाल नितंब वाले घोड़े बंदर की उत्पत्ति का पता चल चुका था और वह इसे अपने शरीर में समाहित करने के लिए उत्सुक था। आज की घटनाओं ने ये फैंग को ताकत के लिए और भी ज्यादा बेताब कर दिया। अगर वह ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल होता तो उसे पैट्रिक ड्रैगन या पवित्र जानवर की परवाह करने की क्या जरूरत होती। एजो ड्रैगन 20 अरब कुलवासियों के रक्तपात को सहन करते हुए वह ड्रैगन कबीले को बहुत पहले ही पूरी तरह से नष्ट कर देता, उसका एक भी बाल बाकी नहीं छोड़ता। अगर वह पैट्रिक ड्रैगन और नीला ड्रैगन बाहर आ गए तो वह उन्हें भी पीट पीट कर मार डालेगा। जैसे ही वह अपने निवास पर लौटा, सिस्टम की आवाज़ ये फैंग के दिमाग में गूंज उठी। मेज़बान का मिशन पूरा हो गया है, क्या आप इनाम लेना चाहेंगे? ये फैंग ने मन ही मन जल्दी से विचार किया। वहाँ केवल एक ही लाल नितंबों वाला घोड़ा बंदर था और ओरिजिन के रूपांतरण का केवल एक ही मौका था। 6 कान वाले मकाक और लिंगमिंग स्टोन मंकी के बीच उसे चुनाव करना था। कुछ विचार विमर्श के बाद ये फैंग ने फिर भी लाल नितंब वाले घोड़े बंदर की उत्पत्ति पर शोध करने का निर्णय लिया। लिंगमिंग पत्थर के बंदर के रूप में रूपांतरित हो गया। आखिरकार, यद्यपि 6 कान वाला मकाक भी बौद्ध संप्रदाय के मोहरों में से एक था, इसका महत्व लिंगमिंग स्टोन मंकी की तुलना में कहीं कम था। लिंगमिंग पत्थर का बंदर सन वुकोंग बौद्ध संप्रदाय की भविष्य की समृद्धि के लिए प्रमुख व्यक्तियों में से एक था। यदि वह लिंगमिंग पत्थर के बंदर को मार डाले, बौद्ध संप्रदाय संभवतः उससे जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। ये फैंग की वर्तमान ताकत के साथ फिर भी वह बौद्ध संप्रदाय के उन 2 निर्लज बूढ़े रोने धोने वालों का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं था। और जबकि 6 कान वाला मकाक सब कुछ सुन सकता था और आपदा से बच सकता था, जिससे उसके खिलाफ साजिश रचना मुश्किल हो जाता था। ये फैंग को लगा कि जब तक उसकी साधना में सुधार होता रहेगा, स्वर्ग छाया आरेख को पूरी तरह से सक्रिय करने से 6 कान वाले मकाक की जन्मजात दिव्य क्षमता को अवरुद्ध करने में जरूरी नहीं कि विफलता हो। इनाम का दावा करें, लाल नितंब वाले घोड़े बंदर को बदलने में मेरी मदद करें। लिंगमिंग पत्थर के बंदर की उत्पत्ति मूल। ये फैंग ने मन ही मन जवाब दिया। इनाम सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया गया। मूल परिवर्तन जारी है। सिस्टम की आवाज़ बंद होते ही ये फैंग के हाथ में मौजूद बोतल में लाल नितंब वाले घोड़े बंदर का शरीर था। असीम प्रकाश उत्सर्जित करने लगा। शून्य लोक से विभिन्न दाव पैटर्न उत्पन्न हुए जो झिलमिलाते और चमकते हुए थे। बोतल से एक रहस्यमय और विशाल आभा निकल रही थी। कुछ ही समय बाद सिस्टम की आवाज़ फिर से सुनाई दी। उत्पत्ति रूपांतरण पूर्ण हो गया है। होस्ट, कृपया जांच करें। ये फैंग ने अपनी दिव्य चेतना इसमें उड़ेल दी। अंदर मौजूद लाल नितंबों वाला घोड़ा बंदर, जिसका मूल रूप से हरा शरीर और सफ़ेद सिर था, अब वह एक दिव्य बंदर में परिवर्तित हो गया था जिसके सुनहरे बाल सोने की सुइयों की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें चमकीली और भेदक थीं, मानो आग की लपटों से जल रही हों।
ये फैंग मन ही मन आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका, ये प्रणाली वास्तव में सर्वशक्तिमान थी। थोड़े ही समय में इसने लाल नितंब वाले घोड़े के बंदर को लिंगमिंग पत्थर के बंदर में बदल दिया था। हालांकि ये फैंग की मानसिक स्थिति जल्द ही सामान्य हो गई। आखिरकार ये पहली बार नहीं था जब उसने सिस्टम की अद्भुतता को देखा था। ये फैंग तुरंत साधना के लिए समर्पित स्थान पर चला गया। उनके आवास में प्रशिक्षण मंच, उनका वर्तमान निवास मार्शल फोमोस निवास बन गया था। साथ में की जाने वाली खेती गठन मंच भी अधिक शक्तिशाली था। एक बार सक्रिय हो जाने पर यह 10,000 मील के दायरे से आध्यात्मिक ऊर्जा स्पिरिचुअल चीक को एकत्रित कर सकता था। यह मार्शल फोमोस के पूरे निवास को आध्यात्मिक ऊर्जा के सागर में बदलने के लिए पर्याप्त था। ये फैंग दाओ प्लेटफॉर्म पर पालथी मारकर बैठ गया और उसने जैड की बोतल से लिंगमिंग स्टोन मंकी का शरीर बाहर निकाला। फिर उसने दिव्य शक्ति का उपयोग करके लिंगमिंग पत्थर के बंदर के शरीर में प्रवेश किया। इसके मूल और सार तत्व को बाहर निकालना, वे बाल के बराबर पतले लाल धागों में बदल गए। धीरे धीरे ये फैंग के शरीर में समाहित हो रहा था। हालांकि ये फैंग ने पहली बार 4 अराजकता बंदरों के मूल को संयोजित नहीं किया था। जिस क्षण लिंगमिंग स्टोन मंकी का मूल तत्व ये फैंग के शरीर में प्रवेश कर गया, उसे अब भी ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से गर्म हो गया है, मानो उसकी रक्तरेखा प्रज्वलित हो रही हो। खासकर उसकी आंखों के आसपास इतनी जलन हो रही थी कि वह मुश्किल से ही अपनी आंखें खोल पा रहा था। उसे केवल तीव्र गर्मी का एहसास हो रहा था क्योंकि शक्तिशाली ऊर्जा की लहरें लगातार उसकी आंखों में प्रवेश कर रही थीं। एक तीव्र और जबरदस्त परिवर्तन से गुजर रहा है। शुद्ध ऊर्जा की एक धारा लगातार ये फैंग के शरीर में समाहित होती जा रही थी। उसकी आभा में अचानक तीव्र उछाल आया, मानो वह किसी महत्वपूर्ण मोड़ को पार करने वाला हो। 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं के साथ युद्ध के बाद ये फैंग पहले ही स्वर्ण अमरता के महान पूर्णता स्तर तक पहुंच चुका था। अब लिंगमिंग स्टोन मंकी के हृदय, रक्त और उत्पत्ति को एक साथ अवशोषित करने के बाद ये फैंग के शरीर के भीतर की दिव्य शक्ति बेतहाशा बेचैन हो गई। उसका पूरा शरीर धधकते सूरज की तरह असीम सुनहरी रोशनी बिखेर रहा था। ये सुनहरी रोशनी में पूरे मार्शल फोमोस निवास को प्रतिबिंबित कर रहा था, यहाँ तक कि सीधे बादलों तक भी पहुंच रहा था। विशाल और प्रचंड रक्त ऊर्जा अनियंत्रित रूप से फैल गई, जिससे स्वर्गिक दरबार के दूरस्थ अमर अधिकारियों के हृदय और आत्माएं लगातार कांपने लगती हैं। ये फैंग को केवल इतना ही महसूस हुआ कि जैसे जैसे दिव्य शक्ति लगातार एकत्रित होती जा रही थी, उसका शरीर फैलने लगा था। फिर भी इसमें बाहर निकलने की कोई जगह नहीं थी, जैसे कोई बांध बहुत अधिक बाढ़ के पानी को रोके रखता है। ये स्थिति कई दिनों तक बनी रही। तीसरे दिन की सुबह आते आते ये फैंग को अचानक अपने पूरे शरीर में कंपन महसूस होने लगी। उसकी रक्त ऊर्जा 1,00,000 मील तक फैल गई और यहाँ तक कि निवास की सुरक्षा कवच भी उसे रोक नहीं पाए। रक्त ऊर्जा की इस लहर से कई स्वर्गीय सैनिक लड़खड़ाकर गिर पड़े। मार्शल फोमोस के आवास की ओर देखते हुए उनकी आंखों में अविश्वास के भाव स्पष्ट थे। ये फैंग का पूरा शरीर अविश्वसनीय रूप से हल्का हो गया और इस क्षण उसकी आत्मा भी उदात्त हो गई। उसने स्वयं को एक अभूतपूर्व शक्तिशाली अवस्था में प्रवेश करते हुए महसूस किया। उसकी आंखों में पूरी दुनिया का स्वरूप बदल गया, वह और भी स्पष्ट हो गई, अधिक पारदर्शी। ऐसा प्रतीत होता था कि वह अपनी इच्छा से हर चीज के मूल को देख सकता था। एक साधारण से इशारे से वह इस दुनिया को पूरी तरह से नष्ट कर सकता था। वाह! अध्याय 131, स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन। क्या ये ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे है? ये फैंग को अपनी वर्तमान स्थिति का एहसास हुआ। इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के बाद ये फैंग को ऐसा महसूस हुआ कि उसके सभी गुण दर्जनों गुना बढ़ गए हैं। उनका भौतिक शरीर शक्तिशाली था, उनकी दिव्य शक्ति प्रचुर थी और उनकी आध्यात्मिक चेतना परिपूर्ण थी। यहाँ तक कि उसके सिर के ऊपरी भाग से भी एक अमर दिव्य प्रकाश मंद रूप से उत्सर्जित हो रहा था। इतना ही नहीं, ये फैंग द्वारा लिंगमिंग स्टोन मंकी के मूल को अवशोषित करने के बाद उन्होंने इसकी जन्मजात दिव्य तकनीक अग्नि नेत्र स्वर्ण दृष्टि भी प्राप्त कर ली। जब ये फैंग ने इस दिव्य तकनीक को सक्रिय करने का प्रयास किया, उनकी दृष्टि में तुरंत ही अनगिनत गुना वृद्धि हो गई। बाहर देखने पर 1,00,000 ली दूर तैरते बादल और हवा की धाराएं भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। जब उन्होंने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, उसकी आंखों के सामने मानो पूरी दुनिया धीमी पड़ गई हो। ये फैंग बेहद खुश था। भविष्य की लड़ाइयों में इस दिव्य तकनीक को सक्रिय करना, इससे उसे बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। और जब ये फैंग ने अग्नि नेत्र स्वर्ण दृष्टि में अराजकता दिव्य शक्ति डाली, अचानक ही बेहद चमकदार सुनहरी रोशनी की 2 किरणें फूट पड़ीं। उन्होंने सीधे निवास के विशाल गठन को भेद दिया। शून्य को भेदते हुए असीम शून्य क्षेत्र में प्रवेश किया। ये फैंग ने अनुमान लगाया, इस प्रहार की शक्ति उच्च श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने के समान थी, क्योंकि ये फैंग ने इसे अराजकता की दिव्य शक्ति से सक्रिय किया था। इसकी शक्ति निस्संदेह बाद की पीढ़ियों के बंदर राजा की शक्ति से कहीं अधिक थी। उनकी उग्र आंखों की सुनहरी निगाहों को शायद अधिक उपयुक्त रूप से अराजकता की सुनहरी पुतलियां कहा जा सकता है।
ये फैंग की साधना में तीव्र उछाल आया और उसका शारीरिक बल एक बार फिर बढ़ गया। ये कहा जा सकता है कि अब उसके पास कैश डेमन गॉड फिजिक की अधिकांश शक्ति मौजूद थी। इससे पहले कि उसे खुश होने का समय भी मिलता, उनका मूल रूप से अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली शारीरिक शरीर अचानक क्षय होने लगा। उनका शरीर, जो कभी इतना शक्तिशाली था और हाथ उठाकर पहाड़ों को गिराने में सक्षम था, अब कमजोरी महसूस कर रहा था। ये फैंग पहले तो चौंक गया, लेकिन जल्द ही उन्हें इसका कारण समझ आ गया। सृष्टिकर्ता ईश्वर ने आकाश और पृथ्वी के द्वार खोले, स्वर्गीय मार्ग प्रकट हुआ और नियम स्थापित हुए। आदिम महान भूमि पर उन संतों को छोड़कर जो हर चीज से परे हैं। कोई भी चीज शाश्वत रूप से लंबी, शाश्वत रूप से मजबूत, शाश्वत रूप से शांत, शाश्वत रूप से लड़ाकू या शाश्वत रूप से विद्यमान नहीं होती है। यदि कोई साधक ग्रैंड यूनिटी गोल्डन इमॉर्टल दायरे में प्रवेश करता है तो उसकी आयु अनंत हो सकती है, लेकिन उससे पहले ताई गोल्डन इमॉर्टल दायरे में कृषकों को स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों द्वारा भेजे गए स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन का सामना करना पड़ेगा। देवता, बुद्ध, मनुष्य, भूत और राक्षस कोई भी बच नहीं सकता। स्वर्ग और मनुष्य के तथाकथित 5 पतन निम्नलिखित भागों में विभाजित हैं: भौतिक शरीर का पतन, दिव्य शक्ति का पतन, अंतर्निहित ऊर्जा का पतन, आदिम आत्मा का पतन और आंतरिक नियम का पतन। भौतिक शरीर का पतन भौतिक शरीर का सर्वांगीण क्षय या यहाँ तक कि सड़ना है। दैवीय शक्ति का पतन तब होता है जब शरीर के भीतर विकसित दैवीय शक्ति कम होने लगती है, कमजोर पड़ने लगती है और अंततः समाप्त हो जाती है। द डिक्लाइन ऑफ कंटेंट ची में आदिम प्राणियों के भीतर मौजूद मूल ची धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। आदिम आत्मा का पतन 3 सूक्ष्म आत्माओं और 7 देहधारी आत्माओं का मुरझाना है। आंतरिक नियम का पतन किसी जीवित प्राणी के भीतर निहित सुरक्षात्मक संतुलन शक्ति का एक प्रकार है। यदि आंतरिक नियम विफल हो जाता है तो जीव के पंच तत्व उलझ जाते हैं, जिससे असहनीय पीड़ा होती है। यदि कोई साधक स्वर्ग और मनुष्य के पंच पतन से बच जाता है तो यह नियमों से अनुमति प्राप्त करने के बराबर है। संसार में लंबे समय तक विद्यमान रहना। यदि वे इसे सहन नहीं कर पाते हैं तो उनकी दिव्य आत्मा पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। मिट्टी से मिट्टी, मिट्टी से मिट्टी, जीवन भर की कड़वी साधना व्यर्थ हो जाएगी। ये स्वर्गीय मार्ग का एक साधन है जिसके द्वारा अमर आदिम प्राणियों की संख्या को छांटा और कम किया जा सकता है। अब ये फैंग पर शारीरिक पतन का साया छा गया था। बस एक पल में ये फैंग का शरीर एकदम निर्मल और दिव्य प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। धुंधला होने लगा, उसकी मूल रूप से भरी हुई और सुस्पष्ट मांसपेशियां। वे नंगी आंखों से दिखाई देने वाली गति से ढह रहे थे और सिकुड़ रहे थे। उसका लाल रंग का शरीर धीरे धीरे पीला, फिर पीला और भूरा हो गया, जिससे एक धुंधली काली मृत्यु ऊर्जा प्रकट हुई। ये फैंग की हड्डियां अविश्वसनीय रूप से कठोर और ठोस हैं, जो निम्न श्रेणी के जन्मजात आध्यात्मिक खजाने के समान हैं। उनमें से चटकने की आवाजें भी आ रही थीं और उनमें छेद भी हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें तेजाब में भिगो दिया गया हो और बड़ी संख्या में बुलबुले उभर आए। कभी हाथीदांत की तरह सफ़ेद रही हड्डियां धीरे धीरे काली पड़ गईं और उन पर अनियमित छोटे छोटे छेद दिखाई देने लगे। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें दीमक खा गए हों। छोटे छोटे टुकड़े भी धीरे धीरे गिरने लगे। उसके आंतरिक अंग, जो कभी गर्म जैड की तरह एकदम साफ थे, वे भी धुंधले और फीके पड़ गए। वे सब ऐसे दिख रहे थे मानो उन पर धूल की एक परत चढ़ी हो और वे सिकुड़ते और मुरझाते जा रहे हों। उसके दिल की धड़कन की आवाज़, जो कभी मंद गड़गड़ाहट जितनी शक्तिशाली थी, केवल 15 मिनट के लिए ही सुनाई दी। धड़कनों की तीव्रता और आयाम धीरे धीरे कम होते गए, मानो ये किसी भी क्षण रुक सकता है। ये फैंग की ड्रैगन स्पाइन में दरार भी पड़ने लगी, जिससे वह लगभग फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म पर गिर ही पड़ा। वह अपने शरीर को ढहने से बचाने के लिए केवल अपनी दैवीय शक्ति का ही उपयोग कर सकता था। यह बहुत ही भयंकर है। ये फैंग ने ठंडी हवा में एक गहरी सांस ली। अंततः उसे पता चल गया कि विशाल स्वर्गिक दरबार में ताई स्वर्ण अमर इतने कम क्यों थे। 9 क्रांतियों की गहन कला के पूर्ण संस्करण का अभ्यास करने के बावजूद भी वह इसी अवस्था में था। तो क्या दूसरों के भौतिक शरीर बहुत पहले ही नष्ट होकर कष्टों की राख में तब्दील नहीं हो गए होते? तारांकन, स्नैप स्नैप, तारांकन। ये फैंग की नाड़ियां एक एक करके टूटने लगीं, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें निकालना, यहाँ तक कि ये फैंग की चेतना भी धीरे धीरे धुंधली होने लगी। वह केवल अपनी इच्छाशक्ति का ही प्रयोग कर सकता था। अपने आध्यात्मिक मंच में स्पष्टता के अंतिम अंश की भी पूर्ण निष्ठा से रक्षा करना, उसे बुझने न देना। यदि वह कमजोर इच्छाशक्ति वाला व्यक्ति होता, अपने शरीर को इस तरह ढहते हुए महसूस करना, उन्हें शायद लगेगा कि वे इसे सहन नहीं कर सकते। जब चेतना को यह विश्वास हो जाता है कि वह मर चुकी है, तब व्यक्ति वास्तव में मर जाता है। यहाँ तक कि सच्ची आत्मा भी पुनर्जन्म से बच नहीं पाएगी। पूरे 10 दिन बीत गए। मार्शल फुमोस के आवास में हड्डियों का वह ढांचा अंततः धीरे धीरे जीवन शक्ति वापस पाने लगा। जैसे वसंत ऋतु में घास दोबारा उगाती है या मुरझाया हुआ पेड़ फिर से हरा भरा हो जाता है, यह अत्यंत तीव्र गति से पुनः भर गया।
मांसपेशियां फिर से बढ़ रही थीं, हड्डियां नया आकार ले रही थीं और उनके भीतर क्रिस्टल स्पष्ट चमकदार लाल मज्जा बह रहा था। रक्त हीरों की तरह यह अविश्वसनीय रूप से पारदर्शी था और इससे एक ताज़ा सुगंध निकलती थी, लगभग एक अनमोल औषधि के समान। टूटी हुई नसें भी ड्रैगन की नसों जितनी मजबूत होकर फिर से उग गईं। उसका दिल फिर से जोर से धड़कने लगा, मानो कोई ढोल बजा रहा हो। तेज धमाकों की आवाज़ से पूरा विशाल आवास हिल उठा। ये फैंग के आंतरिक अंग मानो मांस और रक्त के शरीर से परे चले गए थे। क्रिस्टल से तराशी गई कलाकृतियों में तब्दील हो जाना, अत्यधिक जीवंतता और अपार रक्त ऊर्जा से भरपूर। ये फैंग स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन में से पहले पतन से सफलतापूर्वक बच गया। 9 क्रांतियों के साथ साथ गहन कला ने चौथी क्रांति में भी प्रवेश किया। उसका शारीरिक बल और भी अधिक बढ़ गया। केवल कठोरता के संदर्भ में ही यह मध्य श्रेणी के उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने के तुलनीय था। ये फैंग ने अपने शरीर को फैलाया और उसकी नसों में रक्त प्रवाहित होने लगा। पहाड़ों को हिला देने वाली गर्जना और सुनामी जैसी आवाज़ें निकल रही थीं, जो कान बहरा कर देने वाली थीं। उसके हर एक हरकत में पहाड़ों को गिराने और आकाश को चीरने की शक्ति थी। वह अत्यंत शक्तिशाली था, ये फैंग ने अनुमान लगाया। जब वह पूरी ताकत से भड़क उठा, वह अपनी शारीरिक शक्ति का उपयोग करके किसी मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक खजाने को बलपूर्वक तोड़-फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाथ के इशारे से उसने तियानई ट्रू वाटर को ग्रहण किया, अपने शारीरिक रूपांतरण के परिणामस्वरूप निर्माण मंच पर बचे काले गंदे पानी को धोने के लिए। हालांकि वह बच गया था, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर ये फैंग को अभी भी एक डर सता रहा था। जिस क्षण उनका भौतिक शरीर अत्यधिक क्षय हो गया, उसे लगभग अपने अस्तित्व का एहसास ही नहीं हो रहा था। इस विपत्ति के बाद ये फैंग ने अनुमान लगाया, स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन की तीव्रता। वह अभी भी स्वयं कृषक से संबंधित था। अन्यथा ये देखते हुए कि ये फैंग की शारीरिक शक्ति लगभग उसकी मृत्यु का कारण बन गई थी। संभवतः संपूर्ण आदिम महान भूमि में कोई भी ताई स्वर्ण अमर इस पतन से बच नहीं सकता था। ये सोचते हुए कि अभी 4 गिरावटें और बाकी हैं, ये फैंग को हल्का सिर दर्द महसूस हुआ, क्योंकि स्वर्ग और मनुष्य के 5 पतन का आगमन अनियंत्रित था। ये घटनाएं किसी छोटे क्षेत्र को भेदने के बाद घटित हो सकती हैं, या फिर ये किसी भी समय और स्थान पर घटित हो सकती हैं। हालांकि ये फैंग ने अनुमान लगाया, चूंकि उन्होंने अभी अभी इस गिरावट पर काबू पाया था, अगली गिरावट इतनी जल्दी नहीं आनी चाहिए। इसलिए उसने नए वस्त्र धारण किए, उसने अपने कपड़े ठीक किए और घर से बाहर निकल गया। अध्याय 132 ड्रैगन का जिगर और फीनिक्स का मज्जा। घर से बाहर निकलने के बाद ये फैंग सीधे आगे बढ़ गया। वह स्वर्गिक दरबार के कलाकृति शोधन महल में पहुंचा। ये कलाकृति शोधन महल पूरे स्वर्गिक दरबार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महल था। ये स्वर्गिक दरबार के 108 प्रमुख कक्षों में से एक था। कलाकृति शोधन हॉल से अभी भी 10,000 मील दूर होने के बावजूद ये फैंग ने जमीन पर कुछ खोजा। ... पैटर्न की घनी श्रृंखलाएं मकड़ी के जाले की तरह फैली हुई। इन एरे पैटर्न को मुख्यतः 2 प्रकारों में विभाजित किया गया था। आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए नीले रंग के पैटर्न और रक्षा के लिए मिट्टी के रंग के पीले पैटर्न का उपयोग किया जाता है। आध्यात्मिक खजाने को गढ़ने के लिए कभी कभी बहुत अधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती थी, और जब कलाकृति शोधन सफल हो जाता था तो उसमें ऊर्जा के विशाल उतार चढ़ाव भी उत्पन्न होते थे। इसलिए उन्हें रोकने के लिए इन रक्षात्मक प्रणालियों की आवश्यकता थी, अन्यथा ये कलाकृति शोधन महल बहुत पहले ही ढह गया होता। ये फैंग सीधे गया और कलाकृति शोधन हॉल के प्रवेश द्वार की ओर उड़ गया। प्रवेश द्वार पर हजारों फीट ऊंची एक विशाल सोने की हथौड़े की प्रतिमा खड़ी थी। ये सीधे बादलों तक पहुंचता हुआ बेहद प्रभावशाली और राजसी प्रतीत हो रहा था। स्वर्गिक दरबार में स्वर्ग से प्राप्त निम्न श्रेणी के अधिकांश आध्यात्मिक खजाने मौजूद हैं। ... और मध्य श्रेणी के उत्तर स्वर्गीय आध्यात्मिक खजाने का एक छोटा सा हिस्सा इसी स्थान से आया था। ये फैंग मुख्य द्वार के अंदर दाखिल हुआ। कलाकृति शोधन महल का आंतरिक भाग भी अपने आप में एक छोटी सी दुनिया थी। 1000 से अधिक लोग यहाँ पूरी लगन से काम में व्यस्त थे। कुछ लोग सामग्रियों को परिष्कृत करने के लिए जिम्मेदार थे, कुछ लोग सरणी पैटर्न अंकित करने के लिए और कुछ लोग दिव्य शक्ति का संचार करने के लिए जिम्मेदार थे। ये फैंग ने 1-2 नज़रें डाली और महसूस किया कि सब कुछ काफ़ी अच्छा है। मार्शल, ये फैंग अभी भी काफ़ी दिलचस्पी से देख रहा था, लेकिन किसी ने तुरंत उसकी पहचान कर ली। वे दौड़ते हुए आए और ये फैंग को प्रणाम किया। ये फैंग ने जवाब में सिर हिलाया। मार्शल को यहाँ आने का क्या आदेश मिला है? आर्टिफैक्ट रिफाइनर ने पूछा। मेरे पास कुछ सामग्रियां हैं और मैं कुछ आध्यात्मिक खजाने बनाना चाहता हूँ, ये फैंग ने जवाब दिया। इसी समय इस महल के प्रमुख अधिकारी, कलाकृति शोधन विभाग के प्रमुख, वहां से गुजरे। उन्होंने ये फैंग को प्रणाम किया और कहा, क्या मैं मार्शल से पूछ सकता हूं कि आप किन वस्तुओं को परिष्कृत करना चाहते हैं? ये फैंग ने इस कलाकृति शोधन पर एक नज़र डाली। अमर अधिकारी थोड़ा हैरान था।
उन्हें इस कलाकृति शोधन की उम्मीद नहीं थी। इमोर्टल ऑफिशियल असल में बिल्कुल उसी की तरह था। प्रारंभिक चरण के ताई गोल्डन इमोर्टल में एक शक्तिशाली खिलाड़ी। स्वर्गिक दरबार में ताई स्वर्ण अमरों की संख्या बहुत कम थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले विभाग का प्रमुख भी उनमें से एक होगा। इससे ये फैंग ने उसे एक नए स्तर के सम्मान के साथ देखना शुरू कर दिया। मैं कुछ निम्न श्रेणी के स्वर्ग के बाद के आध्यात्मिक खजाने वाले भाले बनाना चाहता हूं, ये फैंग ने कहा। हम ठीक है, कलाकृति शोधन के प्रमुख ने सिर हिलाया। मुझे आश्चर्य है कि मार्शल कितने टुकड़े बनाना चाहते हैं, कलाकृति शोधन के प्रमुख ने पूछा। ज्यादा नहीं, बस 10,000, ये फैंग मुस्कुराया। अरे 10,000 टुकड़े? क्या 10,000 टुकड़े? कलाकृति शोधन विभाग का प्रमुख तुरंत स्तब्ध रह गया। इससे पहले भी अमर अधिकारी कलाकृतियों को परिष्कृत करने की इच्छा से कलाकृति शोधन महल में आए थे। आमतौर पर वे इसे परिष्कृत करते थे। जो लोग अधिक धनी थे वे लगभग 1 दर्जन चीजों को परिष्कृत कर सकते थे। उसे उम्मीद नहीं थी कि दानव वशीकरण मार्शल एक ही सांस में 10,000 की मांग करेगा। इससे वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या ऐसा संभव है? ये फैंग ने थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए पूछा। उन्हें ये भी पता था कि यह मात्रा वास्तव में बहुत अधिक थी, लेकिन उसके पास वाकई उतनी सामग्री मौजूद थी। ये फैंग इसका इस्तेमाल दानव दमन सेना की ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता था। आखिरकार दानव वशीकरण सेना के कुछ स्वर्गीय सेनापति स्वर्गीय अमर तक पहुंच चुके थे। क्षेत्र, फिर भी वे एक उच्च श्रेणी की आध्यात्मिक कलाकृति का उपयोग कर रहे थे। वे अपनी युद्ध क्षमता का पूरी तरह से प्रदर्शन नहीं कर सके, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं था। आखिरकार स्पिरिट ट्रेजर आसानी से नहीं मिलते थे। यहाँ तक कि वह वेतन अधिकारी भी, जिसने ये फैंग के इस दुनिया में पहली बार आने पर उससे लड़ाई की थी। ... उसने जाली सामग्री बनाने के लिए अनगिनत वर्षों से संचित सामग्री का उपयोग किया था। अंत में उसे केवल एक क्षतिग्रस्त निम्न श्रेणी का स्वर्ग के बाद का आध्यात्मिक खजाना ही प्राप्त हुआ। ये संभव है, कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले विभाग के प्रमुख ने दांत पीसते हुए कहा। आखिरकार दानव दमन मार्शल के रूप में ये फैंग की पहचान वहीं मौजूद थी। इसके अलावा स्वर्गीय दरबार की किस्मत में हाल ही में आई तेजी के साथ कलाकृति शोधन महल में नियुक्त अमर और देवता ... की संख्या भी बढ़ रही थी। कलाकृतियों के शोधन विभाग के प्रमुख भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे। ... अपने अधीन बलों का विस्तार करने के लिए और पर्याप्त संख्या में आर्टिफैक्ट रिफाइनर तैयार करें। बहुत बढ़िया, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद, ये फैंग ने कहा। उसने सीधे ही सामग्री का पहाड़ जैसा ढेर बाहर निकाल दिया। तुरंत ... पूरा कलाकृति शोधन महल शानदार ढंग से चमक रहा था। सभी प्रकार की रंगीन दिव्य सामग्री प्रकाश से जगमगा उठी। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। उन्होंने अनजाने में अपनी लार निगल ली। उन्होंने अपने जीवन में कभी इतनी अधिक दिव्य सामग्री नहीं देखी थी। इसने उनकी आंखों को चकाचौंध कर दिया। यद्यपि आदिम महान भूमि विशाल और असीम थी, फिर भी ऐसी दिव्य सामग्रियां दुर्लभ थीं। ये फैंग के पास इतनी ही संपत्ति इसलिए थी क्योंकि उसने प्राचीन काल से ही ड्रैगन कबीले के संचित धन को लूटा था। इसके अलावा चारों समुद्रों में से पूर्वी समुद्र सबसे अधिक सम्मानित था। पूर्वी सागर का खजाना ... यह अन्य तीनों समुद्रों की संयुक्त मात्रा से भी अधिक प्रचुर मात्रा में था। महल में रहने वाले लोगों को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि इन कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों के बीच दिव्य सामग्री ... वहां 2 गड़ी हुई मूर्तियां और 2 विशाल द्वार थे। ये तथ्य कि उन्हें लूटा गया था पहले से ही बहुत स्पष्ट था। उन सभी ने एक ही समय पर ये फैंग की ओर अपनी निगाहें घुमाईं। वर्षों के कठिन समय के बाद ये फैंग की त्वचा अविश्वसनीय रूप से मोटी हो गई थी। इतने सारे लोगों की अजीबोगरीब निगाहों के बावजूद उनके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। उन्होंने गरिमापूर्ण रवैया अपनाया, जैसे उन्हें जरा भी अपराधबोध न हो। मार्शल, इन सभी सामग्रियों को आध्यात्मिक खजाने में बदलने में कम से कम 1000 साल लगेंगे। कलाकृतियों को परिष्कृत करने वाले विभाग के प्रमुख ने कुछ विचार विमर्श के बाद ये बात कही। 1000 साल? ये फैंग को लगा कि यह समय बहुत लंबा हो गया है। वह इस दुनिया में केवल 200 वर्षों से अधिक समय से ही था। हालांकि इस पर ध्यानपूर्वक विचार करने पर यह स्वीकार्य था। मानव अमरता में एक विशिष्ट साधक के लिए एक छोटे से दायरे को भेदने के लिए एक क्षेत्र ... इसमें लगने वाला समय 1000 साल से भी अधिक होगा। बात सिर्फ इतनी थी कि ये फैंग इस दुनिया में बहुत कम समय के लिए ही रहा था और उनकी तरक्की बहुत तेजी से हुई थी, इसीलिए उन्हें यह समय लंबा लग रहा था। ठीक है, आप सभी के परिश्रम के लिए धन्यवाद, ये फैंग ने कलाकृति शोधन विभाग के प्रमुख के कंधे पर थपथपाते हुए कहा। तब से ... कलाकृति शोधन महल कभी नहीं रुका। उत्पादन में तेजी लाने के लिए रात में भी बत्तियां जलती रहती थीं। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं... स्वर्गीय दरबार का ड्रैगन स्क्रैपिंग प्लेटफॉर्म स्थापित किया गया।
उसी दिन ड्रैगन कबीले के कई सदस्यों को, जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया था, घसीटकर उस पर लाया गया। शाम को काम खत्म करने के बाद ये फैंग अपने निजी आवास पर उन्होंने विशालकाय आत्मा देवता और अन्य अमर अधिकारियों के लिए एक भोज का आयोजन किया, जिनके साथ उनके अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि विशालकाय आत्मा देवता भी बहुत आश्चर्यचकित थे, एक साधना प्रेमी जो आमतौर पर खाली समय मिलने पर साधना करता था। आज मुझे वास्तव में उन्हें भोज में आमंत्रित करने का समय मिला। ये फैंग ने खुद एक स्वादिष्ट व्यंजन पकाया और उसे गर्मागर्म परोसा। उनके रहस्यमय व्यवहार ने वहां मौजूद अमर अधिकारी को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। आइए इसका आनंद लीजिए, ये व्यंजन मैंने ही बनाया है, ये फैंग ने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कहा। ये कहना ही पड़ेगा कि ये फैंग में खाना बनाने की वाकई प्रतिभा थी। ये व्यंजन मेज पर रखा गया। इसका रंग, सुगंध और स्वाद एकदम सही था, जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाता था। अमर अधिकारियों ने एक दूसरे को देखा और फिर एक छोटा सा टुकड़ा चखा। परिणामस्वरूप वे रुक नहीं सके। उन्होंने पूरी थाली को ऐसे चट कर दिया जैसे कोई बवंडर बादलों को उड़ा ले जाता है। ये कौन सा व्यंजन है? इसका स्वाद तो बहुत ही लाजवाब है। मैंने इसे अपने जीवन में पहली बार खाया है। विशालकाय आत्मा देवता ने पूछा। उन्हें ये भी नहीं पता था कि वे कितने कल्पों तक जीवित रहे हैं। उसने कौन कौन से स्वादिष्ट व्यंजन नहीं खाए थे, लेकिन ये फैंग ने जो व्यंजन परोसा इससे उन्हें वाकई में कुछ नयापन महसूस हुआ। साथ ही साथ उनकी और जानने की इच्छा भी जागृत हुई। यह अजगर का जिगर है। ये फैंग मुस्कुराए। पफ! विशालकाय आत्मा देवता ने तुरंत अपने मुंह में मौजूद अमरपे को थूक दिया। आंखें इतनी बड़ी थी जैसे घंटी। उसने अविश्वास भरी निगाहों से ये फैंग की ओर देखा। प्राचीन काल में ड्रैगन वंश स्वर्ग और पृथ्वी का अधिपति था। आज तो इन्हें सचमुच खाने की थाली में परोसा गया था। ये बिल्कुल अकल्पनीय था। हालांकि ड्रैगन वंश अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था। और वह स्वर्गिक न्यायालय की एक सहायक संस्था बन गई थी। ये फैंग ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इस तरह की हरकत करने की हिम्मत की। उसकी धृष्टता सचमुच बहुत अधिक थी, लेकिन ये सचमुच सुगंधित था। सदमे के बाद विशालकाय आत्मा देवता और अन्य लोग दरअसल एक और प्लेट लेने का ख्याल आया था। ये फैंग को आश्चर्य नहीं हुआ। अपने बीते जीवन की यादों में स्वर्गीय दरबार के अमर और देवता मूल रूप से अजगर का जिगर और फीनिक्स का मज्जा खाना पसंद करते थे। बात सिर्फ इतनी है कि अब उसके पास ड्रैगन लिवर था, लेकिन ये फैंग ने अभी तक फीनिक्स मैरो हासिल करने की योजना नहीं बनाई थी। भूख मिटाने के लिए किसी पूर्व महान वंश को अपमानित करना ये नुकसान उठाने लायक बिल्कुल नहीं था। अध्याय 133 अराजकता, सोना, कांस्य। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। स्वर्गिक दरबार में ड्रैगन के जिगर का व्यंजन बहुत लोकप्रिय हो गया। पश्चिमी राज्यों की महारानी ने भी इसे चखने के बाद इसकी जमकर प्रशंसा की। उसने आदेश दिया कि भविष्य में ड्रैगन स्लेइंग प्लेटफॉर्म पर भेजे जाने वाले किसी भी ड्रैगन का जिगर पहले निकाल लिया जाना चाहिए। जैसे ही यह खबर फैली, चारों समुद्रों के ड्रैगन कबीले बेहद क्रोधित थे और उन सभी को अपने जिगर में हल्का दर्द महसूस हुआ। वे इस बात से भयभीत थे कि किसी भी क्षण उनके अपने जिगर को स्वर्ग के दरबार के अमर लोगों की भोजन मेजों पर शराब के साथ नाश्ते के रूप में परोसा जाएगा। आदिम महान भूमि पर 100 वर्ष बीत गए और बाढ़ का पानी उतर गया। ये काफ़ी हद तक वैसा ही था जैसा ये फैंग ने उम्मीद की थी। वुजिकी नष्ट हो गया और ड्रैगन कबीले ने आत्मसमर्पण कर दिया। उस महान युद्ध में याओ जाति को भी लगभग 5 मिलियन लोगों की जान गंवानी पड़ी थी और वे काफ़ी अधिक अनुशासित हो गए थे। इसके बाद बाढ़ नियंत्रण प्रयासों में कोई बड़ी बाधा नहीं आई। वह ठहरा हुआ जल जिसने आदिम महान भूमि को जलमग्न कर दिया था, इसे पहले ही चारों समुद्रों में मोड़ दिया गया था। इनसे कई बड़ी नदियां बनी। नदी का जलधाराबद्ध प्रवाह बह रहा था, जो देखने में अत्यंत भव्य और शानदार लग रहा था। और बाढ़ को नियंत्रित करने में उनकी भूमिका के कारण सम्राट यू ने मानव जाति के बीच अपार प्रतिष्ठा अर्जित की थी। सम्राट शुन ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए मानव जाति का सिंहासन सम्राट यू को सौंप दिया। सम्राट यू सिंहासन पर आसीन हुए। महान जियाशाही राजवंश की स्थापना करना और आदिम महान भूमि पर समस्त मानव जाति का नेतृत्व करना। लेकिन कुछ ही समय बाद सम्राट यू ने अचानक वो मुयू को जैद सम्राट से मिलने के लिए फिर से स्वर्गलोक में भेज दिया। मानव जाति के दूत का आगमन। स्वाभाविक रूप से जैद सम्राट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। उसने तुरंत सभी अमर अधिकारियों को बुलाया। चमत्कारी धुंध के हॉल में चर्चा के लिए एकत्रित होना। जब ये फैंग को इस खबर का पता चला, वह जानता था कि मानव जाति को एक बार फिर किसी मुसीबत का सामना करना पड़ा होगा। उसने जल्दी से अपना कवच पहना और चमत्कारी धुंध के हॉल की ओर उड़ गया। जब ये फैंग पहुंचा, वो मुयू पहले से ही चमत्कारी धुंध के हॉल में इंतजार कर रहा था। ये फैंग को आते देख वो मुयू के चेहरे पर एक चौड़ी मुस्कान आ गई।
उन्होंने ये फैंग को प्रणाम किया। ये फैंग का इससे पहले निम्न लोक में अवतरण, जहां उसने लाल नितंब वाले घोड़े बंदर का वध किया और टोनबाई पर्वत को शांत किया, और समुद्र को शांत करने वाली दिव्य सुई को स्थापित करने के लिए उनका पूर्वी सागर में एकाकी प्रवेश। उन्होंने समस्त मानव जाति को अपनी महानता के प्रति पुनर्तः आश्वस्त कर दिया था और उन्हें अपने प्रति सम्मान से भर दिया था। चूंकि वो मुयू स्वयं मानव जाति और सम्राट यू की ओर से आए थे, जैद सम्राट ने कभी भी दिखावा नहीं किया। नागरिक और सैन्य अधिकारियों के आने के बाद वह भी कुछ ही देर बाद उनके पीछे आ गया। जैद सम्राट आ गए। जैसे ही स्वर्गिक दरबार के आंतरिक अधिकारी की आवाज गूंजी, जटाधारी ड्रैगन वस्त्रों से सजे जैद सम्राट दिव्य कन्याओं और पर्दा उठाने वाले सेनापति से घिरे हुए चमत्कारी धुंध के हॉल में पहुंचे। हम महाराज को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। उपस्थित सभी अमर अधिकारियों ने एकमत होकर सिर झुकाया। उन्होंने जैद सम्राट के आगमन का स्वागत किया। वो मुयू ने भी उपस्थित अमर अधिकारियों के साथ जैद सम्राट को प्रणाम किया। मुझे आश्चर्य है कि आप आज यहाँ क्यों आए हैं? जैद सम्राट ने मुस्कुराते हुए पूछा। उनका व्यवहार अत्यंत सौहार्दपूर्ण प्रतीत हो रहा था, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि यदि वह सचमुच आदिम जगत का स्वामी बनना चाहता है, उसे सफल होने के लिए स्वर्गीय मार्ग का पालन करना होगा और मानव जाति के पक्ष में खड़ा होना होगा। महामहिम को सूचित करते हुए वो मुयू इस बार सम्राट यू और मानव जाति की ओर से आया है। सम्राट यू के बार नियंत्रण काल के दौरान प्रदान की गई महान सहायता के लिए स्वर्गिक दरबार और महाराज को धन्यवाद देने के लिए। जैसे ही वो मुयू के शब्द समाप्त हुए, जैद सम्राट और स्वर्गिक दरबार में उपस्थित सभी लोग, वे मानव जाति के प्रति सद्भावना से भरे हुए थे। ये कहना शर्मनाक है, लेकिन मानव जाति के सामने अभी भी एक समस्या है। सम्राट यू और मानव जाति के वरिष्ठ लोग हर संभव प्रयास करने के बावजूद भी वह कार्य पूरा नहीं कर सकते। हम स्वर्गिक न्यायालय और महामहिम से सहायता की प्रार्थना करना चाहेंगे। वो मुयू ने एक बार फिर जैद सम्राट को प्रणाम किया। आप सीधे बोल सकते हैं। अगर मैं मदद कर सकता हूं तो मैं स्वाभाविक रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रहूंगा। जैद सम्राट ने बड़ी सहजता से यह बात कही। वो मुयू थोड़ी देर के लिए रुका और फिर धीरे धीरे स्थिति समझाए। सम्राट यू ने बाढ़ को नियंत्रित कर लिया है, आदिम मानव जाति बस गई है और चारों समुद्र शांत हो गए हैं। मानव जाति की स्थापना स्वर्गीय मार्ग द्वारा संसार के नायकों के रूप में किए जाने के बाद से अनगिनत कल बीत चुके हैं। हमारे मानव पूर्वजों की पीढ़ियों के प्रयासों के माध्यम से मनुष्यों की संख्या अब 100 अरब से अधिक हो गई है। सम्राट यू और मानव जाति के वरिष्ठों के बीच परामर्श के बाद उन्हें लगता है कि अब समय आ गया है कि मानव जाति वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी की स्वामी बन जाए। जैसे ही वो मुयू ने ये कहा, स्वर्गिक दरबार में उपस्थित सभी लोगों के हृदय उत्साह से भर उठे। एक बार जब मानव जाति ने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में स्थापित कर लिया, उनकी किस्मत पूरी तरह स्थिर हो जाएगी और स्वर्गिक दरबार, जो मानव जाति की सहायता कर रहा था, अनिवार्य रूप से अपने भाग्य में उछाल देखेगा। ये सुनकर ये फैंग भी थोड़ा उत्साहित हुए बिना नहीं रह सका। मानव जाति को स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी के रूप में मान्यता तो बहुत पहले ही मिल चुकी थी, लेकिन ये हमेशा से केवल नामात्र की ही रही थी। याओ जाति और ड्रैगन कबीले जैसी शक्तिशाली जातियां मानव जाति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेती थीं। वे मनुष्यों का खून पीते थे और मानव जाति के साथ ऐसे खेलते थे मानो वे खिलौने हों। लेकिन जब तक मानव जाति स्वयं को स्थापित नहीं कर लेती और उसका भाग्य स्थिर नहीं हो जाता, मानव जाति अनिवार्य रूप से तीव्र गति से मजबूत होती जाएगी। सचमुच एक शक्तिशाली नस्ल बन रही है। सम्राट यू मानव जाति के भाग्य को दबाने के लिए आदिम जगत के 9 प्रांतों में स्थापित किए जाने वाले 9 तिपाई का निर्माण करना चाहते हैं। लेकिन इन तिपाइयों को बनाने की परिस्थितियां बेहद कठिन होती हैं, खासकर सामग्री के मामले में। उन्हें स्वर्गीय स्वर्ण कांस्य, सांसारिक स्वर्ण कांस्य, पंचतत्व स्वर्ण कांस्य और अराजकता स्वर्ण कांस्य की आवश्यकता होती है। इनमें से मानव जाति ने पहले ही स्वर्गीय स्वर्ण कांस्य और सांसारिक स्वर्ण कांस्य तैयार कर लिए हैं। 5 एलिमेंट्स गोल्ड ब्रॉन्ज के बारे में भी कुछ सुराग मिले हैं, लेकिन जहां तक अराजकता के स्वर्ण कांस्य की बात है, सम्राट यू को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि इसे कहां से प्राप्त किया जाए। इसलिए मैं निर्लज होकर स्वर्ग की अदालत में आपकी सहायता मांगने आया हूं। वो मुयू के बोलने के बाद अमर अधिकारियों ने निराशा से एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने वास्तव में इस अराजकता, सोने और कांसे के बारे में कभी नहीं सुना था। जैद सम्राट ने कुछ क्षण विचार किया और फिर बोले, जहां तक इस अराजकता, सोने और कांसे की बात है, मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां यह मिल सकती है। बस वो जगह इतनी रहस्यमय और खतरनाक है कि मेरे लिए भी नहीं, मुझे इसकी सिर्फ सती समझ है। जैसे ही जैद सम्राट के शब्द समाप्त हुए, स्वर्गिक दरबार में मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह गए। वे सभी जैद सम्राट की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट थे। वह अर्धसंत जगत का एक शक्तिशाली व्यक्ति था। यदि जैद सम्राट भी उस स्थान के बारे में अनिश्चित थे और उसे खतरनाक मानते थे, इसे निषिद्ध क्षेत्र कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कृपया मुझे बताएं, महाराज,
यह मामला मेरी मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे वह कहीं भी हो, चाहे इसके लिए हमें पूरी मानव जाति की ताकत ही क्यों न खर्च करनी पड़े, हम जाकर उसे ढूंढ निकालेंगे। वो मुयू ने अत्यंत गंभीरता और गरिमा के साथ कहा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी अमर अधिकारियों के मन में प्रशंसा की भावना जागृत हुई। इन कुछ संक्षिप्त वाक्यों से उन्होंने मानव जाति की एकता, निर्भीकता और भक्ति को महसूस किया। इसी भावना के कारण ही मानव जाति भूख और भीषण विपत्तियों से बच सकी। पीढ़ी दर पीढ़ी के अथक संघर्षों के माध्यम से ही मानव जाति अपने वर्तमान स्वरूप तक विकसित हुई है। जैद सम्राट ने भी मन ही मन हल्की सी आह भरी और उस स्थान का नाम प्रकट किया। वह स्थान जहां अराजकता, सोना, कांस्य का अस्तित्व हो सकता है, अराजकता और स्वर्गीय क्षेत्र के संगम पर स्थित है। अमर अयस भूमि के भीतर गहराई में। जैद सम्राट के बोलने के बाद अमर अधिकारी, जो मूल रूप से कुछ कर्म अर्जित करने का अवसर लेना चाहते थे, तुरंत ही अपना हौसला खो बैठे। अमर अयस भूमि को स्वर्गलोक का सबसे रहस्यमय स्थान कहा जाता था। ये कितना विशाल था और इसकी गहराइयों में क्या क्या विद्यमान था, यहाँ तक कि एक संत को भी शायद इसका जवाब न पता हो। स्वर्गीय न्यायालय द्वारा वर्तमान में खनन किए जा रहे बाहरी क्षेत्रों में आत्मा को नष्ट करने वाली और हड्डियों को गलाने वाली काली हवाएं अक्सर प्रकट होती थीं। यहाँ तक कि स्वर्ण अमर क्षेत्र का एक शक्तिशाली व्यक्ति भी सावधानी न बरतने पर अपनी जान गंवा सकता है। इसके भीतर के गहरे हिस्सों का तो जिक्र ही नहीं करना चाहिए। ये कल्पना करना लगभग असंभव था कि यह कितना भयावह हो सकता है। और इस समय ये फैंग के दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंज उठी। डिंग, मिशन शुरू हो गया। मानव जाति इस समय एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। मानव जाति के सदस्य के रूप में मेज़बान, कृपया एक विकल्प चुनें। पहला, अराजकता का स्वर्ण कांस्य ढूंढो और मानव जाति को उसकी दुर्भाग्य शक्ति को दबाने में मदद करो। इनाम, उच्च श्रेणी का जन्मजात आध्यात्मिक खजाना, ज्ञानकुन अंगूठी। दूसरा, इसे अनदेखा करें और किनारे खड़े होकर देखते रहें। अगले 100 साल के चेक इन गिफ्ट पैक को रद्द कर दिया जाएगा। ये फैंग को लगा कि सिस्टम की ओर से आया यह मिशन वाकई सही समय पर आया है। दरअसल, भले ही सिस्टम ने कोई मिशन जारी न किया होता, ये फैंग ने पहले ही फैसला कर लिया था। अमर अयस भूमि में जाकर अराजकता का सोना और कांस्य खोजना, यह मानव जाति की समृद्धि के लिए, अपना योगदान देने के लिए भी था, और स्वयं को कर्मफल प्राप्त करने के लिए भी। जब तक सम्राट यू 9 तिपाई सफलतापूर्वक बना लेते हैं और मानव जाति के भाग्य को दबा देते हैं, ये निश्चित रूप से बहुत अच्छे कर्म का मामला होगा। अध्याय 134, 9 तिपाइयों को परिष्कृत करने में मानव जाति की सहायता करना। ये फैंग के पिछले जीवन की यादों पर आधारित 3 सम्राटों और 5 राजमहाराजाओं का युग समाप्त होने के बाद देवताओं के राज्याभिषेक युद्ध का आगमन संभवतः अधिक दूर नहीं होगा। देवताओं के राज्याभिषेक युद्ध के बाद स्वर्गिक दरबार को 365 धर्मी देवता प्राप्त होंगे। उस समय स्वर्गिक दरबार में वास्तव में संपूर्ण आदिम महान भूमि का प्रबंधन करने की क्षमता होगी। ये फैंग के विचार में स्वर्गिक दरबार एक कंपनी की तरह था। फिलहाल इसका पंजीकरण अभी हाल ही में हुआ है। एक बार जब इसने तीनों शिक्षाओं से 365 शिष्यों को एकत्रित कर लिया, यह सार्वजनिक होने के बराबर होगा। अब उसके पास प्रणाली, शारीरिक क्षमता और दैवीय क्षमताएं थीं। चाहे कुछ भी हो जाए, राज्याभिषेक समाप्त होने और स्वर्गीय न्यायालय के सार्वजनिक होने से पहले उन्हें स्वर्गीय न्यायालय के शेयर प्राप्त करने थे और उसके शेयर धारकों में से एक बनना था। इसके अलावा झाओ गोंगिंग के हाथों में समुद्र को शांत करने वाले 24 दिव्य मोती भी थे। ये फैंग उन्हें हासिल करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। हालांकि देवताओं के राज्याभिषेक का युद्ध ये फैंग के लिए वास्तव में उत्थान का मौका हो सकता है। इन कीचड़ भरे पानी में से होकर गुजरना आसान नहीं होगा। आखिरकार ये सब संतों द्वारा आयोजित किया जा रहा था। एक भी गलत कदम मौत का कारण बन सकता है और आपको देवताओं की सूची में शामिल किया जा सकता है। देवताओं के अभिषेक युद्ध में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों में से लगभग कोई भी बिना किसी नुकसान के वापस नहीं लौट सका। उनमें से अधिकांश या तो मर गए या अपंग हो गए। कुनलुन के 12 स्वर्णिम अमर भी 9 मोड़ वाली पीली नदी संरचना में रहते हुए उनके 3 फूल और 5 क्यूई बुझ गए, जिससे उनके क्षेत्र में भारी गिरावट आई। और जी संप्रदाय की तीनों परियों को स्वयं आदिम आरंभ के दिव्य पूज्य ने मार डाला और उन्हें देवताओं की सूची में शामिल कर लिया गया। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि यह कितनी दुखद घटना थी। यहाँ तक कि किसी संत का प्रत्यक्ष शिष्य भी इससे अप्रभावित नहीं रह सकता था। हालांकि किसी साधक का देवताओं की दीक्षा सूची में होना वास्तविक मृत्यु नहीं माना जाता था। ये फैंग पहले से ही स्वर्गिक दरबार में अमर पद पर आसीन थे और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। वह देवताओं के राज्याभिषेक की सूची में शामिल नहीं होना चाहता था और फिर वर्तमान 4 समुद्रों के ड्रैगन राजाओं की तरह बनना नहीं चाहता था, जहां सब कुछ जैद सम्राट के नियंत्रण में था। ऐसा होने से रोकने के लिए ये फैंग को कर्म की आवश्यकता थी। उसे एक ऐसी आध्यात्मिक धरोहर प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता थी जो बिना कर्म का फल दिए मार सके। तभी उसे सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिल सकती थी।
जब उन्होंने देवताओं के राज्याभिषेक युद्ध में स्वयं को शामिल किया। इस बारे में सोचते हुए ये फैंग ने अब और संकोच नहीं किया। उन्होंने उसी क्षण अमर अधिकारियों की श्रेणी से बाहर कदम रखा। उन्होंने जैद सम्राट को प्रणाम किया और कहा, महामहिम, यह अधिकारी अमर अयस्क भूमि में जाकर अराजकता का सोना और कांस्य खोजने के लिए तैयार है। जैद सम्राट के अलावा वहां उपस्थित सभी अमर प्राणी और देवता अत्यंत स्तब्ध रह गए। इससे पहले निचले लोक में खूनी युद्ध के लिए जाना एक अलग बात थी, क्योंकि उनके पास स्वर्ग का दरबार पृष्ठभूमि के रूप में मौजूद था और मानव जाति की बाढ़ नियंत्रण सेना का समर्थन। लेकिन वह अमर अयस्क भूमि, यहाँ तक कि जैद सम्राट भी स्पष्ट रूप से यह नहीं बता सके कि वह कितनी खतरनाक थी। बाहरी क्षेत्रों में ही ऐसे खतरे थे जो एक स्वर्णिम अमर को भी मृत्यु के घाट उतार सकते थे। कौन जानता था कि भीतर कितनी अकल्पनीय चीजें छिपी हुई हैं। वो मुयू ने तुरंत कहा, मार्शल ने मानवता की रक्षा के लिए पहले भी कई बार अपनी जान जोखिम में डाली है। उद्धरण चिन्ह, सम्राट यू ने एक बार मुझे निर्देश दिया था कि हमें मार्शल को फिर कभी इस तरह का जोखिम उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। विशालकाय आत्मा देवता के खुरदुरे चेहरे पर चिंता के भाव भी स्पष्ट थे। वह अलग खड़े होकर सलाह देने से खुद को रोक नहीं सका। मार्शल, वह अमर अयस्क भूमि केवल बाहरी क्षेत्र गोल्डन इमॉर्टल के लिए मृत्यु का खतरा पैदा करता है, भले ही मार्शल के पास भी गोल्डन इमॉर्टल हो। खेती, एक बार जब आप गहराई में उतर जाएंगे तो मुझे डर है कि आप इसे सहन नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर उपस्थित अमर अधिकारी ने सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। ये फैंग ने अपनी आभा को मुक्त किया, जो तुरंत पूरे हॉल में फैल गई। ताई, स्वर्णिम अमर, सभी अमर अधिकारी स्तब्ध रह गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे वे सपने में हों। कितना समय बीत चुका था। दानव वशीकरण मार्शल ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र में पहुंच चुका था, स्वर्गिक दरबार में मौजूद अधिकांश लोगों से कहीं आगे। जब ये फैंग ने पहली बार चमत्कारी धुंध के हॉल में प्रवेश किया, तब वह केवल एक प्रारंभिक स्वर्ण अमर था। हालांकि उनकी युद्ध क्षमता बहुत अधिक थी और उन्होंने मार्शल तियानपेंग को पराजित किया। एक प्रारंभिक स्वर्ण अमर साधना पद्धति ने इन अमर प्राणियों को ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं किया। आखिरकार स्वर्गिक दरबार में स्वर्ण अमर लोक में रहने वाले अमर प्राणी, उनकी संख्या कम नहीं थी, लेकिन कितना समय बीत चुका था। केवल लगभग 200 वर्ष। दानव वशीकरण मार्शल वास्तव में ताई स्वर्ण अमर क्षेत्र में पहुंच चुका था। इससे सभी को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी स्वप्निल कल्पना में हों। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी सपने में जी रहे हों। इस बात को स्वीकार करना मुश्किल था। हालांकि ये फैंग के शरीर से निकलने वाली आभा ने सबको स्पष्ट रूप से बता दिया कि वह वास्तव में ताई स्वर्ण अमर लोक में पहुंच गया था। वह अधिकांश अमर अधिकारियों से कहीं आगे निकल चुका था, उन्हें बहुत पीछे छोड़ गया था। ये फैंग की शक्ति में तेजी से हो रही प्रगति के संबंध में जैद सम्राट भी मन ही मन बहुत संतुष्ट थे। ये फैंग की शक्ति जितनी बढ़ती गई, स्वर्गिक दरबार की शक्ति भी उतनी ही बढ़ती गई। अब उसके अधीन एक वास्तव में दुर्जय सेनापति था, जो संत के कुछ शिष्यों से कमतर नहीं था। ये कहा जा सकता है कि उनके लिए आदिम जगत के स्वामी। इससे प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि हुई। मैं ताई स्वर्ण अमर लोक में पहुंच गया हूं। इसके अलावा मैं एक बार अमर अयस्क भूमि में 100 वर्षों तक रहा था। जहां तक कैस गोल्ड ब्रॉन्ज की तलाश की बात है, तो शायद मैं ही इसके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति हूं। मैं आपसे अनुमति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं, ये फैंग ने कहा। वो मुयू उसे समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर उसे विशालकाय आत्मा देवता की कही बात याद आ गई। यहाँ तक कि पीक गोल्डन इमॉर्टल विशेषज्ञों के पास भी इमॉर्टल और लैंड में प्रवेश करने पर जीवित रहने का लगभग कोई तरीका नहीं था। वर्तमान में बाहरी दुनिया में मानव जाति के बीच केवल सम्राट यू ही एक शिखर स्वर्ण अमर थे, और मानव जाति के सम्राट के रूप में सम्राट यू का दर्जा महान था। उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। वह किसी भी हालत में अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। अन्य मनुष्यों की बात करें तो उनकी साधना का स्तर सम्राट यू के स्तर जितना उच्च नहीं था। यदि वे सभी अमर अयस्क भूमि में प्रवेश भी कर लें तो भी संभवतः उनका पूर्ण विनाश ही होगा। और अराजकता, सोने कांस्य का संबंध मानव जाति के भाग्य और समृद्धि से था। वो मुयू को सचमुच समझ नहीं आ रहा था कि उसे कैसे मनाए। जैद सम्राट ये फैंग के दृढ़ संकल्प को देख सकते थे। इसके अलावा अगर ये फैंग को अराजकता का सोना कांस्य मिल जाता है, ये फैंग को न केवल कर्म का लाभ मिलेगा, लेकिन स्वर्ग के दरबार के स्वामी को भी इसमें हिस्सा मिलेगा। ये देखकर कि वो मुयू अब उसे नहीं रोक रहा था, जैद सम्राट ने तुरंत सहमति दे दी। चूंकि प्रिय अधिकारी इतने दृढ़ हैं, इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करता हूं। दानव वशीकरण सेनापति, मेरी आज्ञा सुनो। ये फैंग ने 2 कदम आगे बढ़कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया। यह अधिकारी यहाँ उपस्थित है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम अमर अयस्क भूमि पर जाओ, अराजकता का सोना और कांस्य खोजो और 9 तिपाई को परिष्कृत करने में मानव जाति की सहायता करो। इस अधिकारी ने आदेश स्वीकार कर लिया। ये फैंग ने कहा। उस पल में जैद सम्राट के सामने रखी मेज से एक सुनहरा शाही फरमान उड़कर बाहर आया।
इसमें दिव्य शक्ति के भारी उतार चढ़ाव थे जिससे ये फैंग भी मन ही मन चिंतित हो गया था। इसे ले लो और अपने पास रखो, जैद सम्राट ने कहा। धन्यवाद महाराज। ये फैंग ने अपना हाथ खोला और शाही फरमान को रद्द कर दिया। उन्होंने अनुमान लगाया कि यद्यपि जैद सम्राट भी उनके माध्यम से कर्म का एक हिस्सा प्राप्त करना चाहते थे, वह ये भी नहीं चाहता था कि इस वजह से उसकी जान चली जाए। उसने अनुमान लगाया कि यह शाही फरमान, इसमें संभवतः अर्धसंत समाहित था। जैद सम्राट की दिव्य शक्ति जो किसी महत्वपूर्ण क्षण में भूमिका निभा सकती है। स्वर्ग में एक दिन पृथ्वी पर एक वर्ष के बराबर होता है। 9 तिपाहियों को जितनी जल्दी परिष्कृत किया जाएगा, मानव जाति का भाग्य उतनी ही जल्दी स्थिर हो जाएगा। अन्यथा आदिम जगत की अराजक स्थिति को देखते हुए यदि इसमें बहुत अधिक देरी हुई तो चीजें बदल सकती हैं। ये फैंग ने आदेश स्वीकार करने के बाद देरी नहीं की। वह मुड़ा और चमत्कारी धुंध के हॉल से बाहर निकल गया। विशालकाय आत्मा देवता और वोमुयु की चिंतित निगाहों के बीच उसकी आकृति जल्द ही गायब हो गई। कई दशकों के बाद ये फैंग अमर अयस्क भूमि में लौट आया। उन्हें अपने निजी शिष्य यांग जियाओ की थोड़ी याद जरूर आती थी। 15 मिनट बाद ये फैंग आखिरकार स्वर्गिक दरबार से अमर अयस्क भूमि पर पहुंच गया। मोटे तौर पर कहें तो इस अमर अयस्क भूमि में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। लाखों खनिक अभी भी काम में व्यस्त थे। जैसे ही ये फैंग उस स्थान पर पहुंचा जहां वह और यांग जियाओ 100 से अधिक वर्षों से रह रहे थे, उसने दूर से यांग जियाओ को तेजी से उसकी ओर उड़ते हुए देखा। उसका चेहरा उत्साह और आश्चर्य से भरा हुआ था और उसके पीछे स्वर्गीय जनरलों का एक समूह चल रहा था। जाहिर है इन कई दशकों के दौरान वह इन लोगों से अच्छी तरह परिचित हो गया था। मालिक, यांग जियाओ ने जोर से चिल्लाया। वह सीधे प्रकाश की एक लकीर में परिवर्तित हो गया। वह बहुत दूर से उड़कर सीधे ये फैंग के सामने आया, जहां वह घुटने टेककर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने लगा। ये फैंग ने तुरंत यांग जियाओ की वर्तमान खेती को समझ लिया। वह पहले ही सच्चे अमृतत्व को पार कर चुका था। उन्होंने परम पूर्णता प्राप्त की और स्वर्णिम अमरता के क्षेत्र में प्रवेश किया।